फिर उसने डॉक्टर की सब्जी में भी छोड़ा है कि उसकी दवाई हादे की नई दरियाफ्त के मुताबिक इस दवा की खुराक बगैर किसी दुश्वारी के दी जा सकती है और दवा के मादे पर मुश्तमिल शीशी को हर बार 10 से 21 झटके देकर हर अगली खुराक को मुतहर्रिक किया जाए। वो ये कहता है, और ये 45-46 में भी वो कहता है कि जब भी आप दवा दोबारा देनी शुरू करें, अगली डोज देनी शुरू, तो उसको झटके दें। उससे ये होता है कि एक पोटेंसी रेज हो जाती है, जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, किसी भी पोटेंसी इम्यून हो गया है तो अगली डोज से वो मुतहर्रिक हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी नई आप डोज शुरू करें तो पहली डोज को उसको अच्छी तरह शेक करके उसको दें। बहरहाल कभी कभी अगरचे कम ही ऐसे मरीज़ों में भी होते हैं जहां वक्फे के बाद कई दिन की सेहतमंदी के बाद वक्फादार बुखार दोबारा लौट आता है। तो जो रीअक्रेंस भी कहता है कि जो बारी के पीछे बुखारों का वो जिक्र कर रहा था कि जो बारी की बीमारियां होती हैं वो बाद दफ़ा थोड़ा वक्त गुजारने के बाद दोबारा लौट आती हैं। इस बुखार का सेहतमंद वक्फे के बाद दोबारा आना भी तभी मुमकिन है जब वो नुकसानदेह अंसर जिसने पहले बुखार पैदा किया था सेहतयाब होने वाले शख्स पर असरअंदाज होता रहे, जैसा कि दर्दली इलाकों में होता है जहाँ मुस्तकिल शफा अक्सर तभी मुमकिन हो सकती है जब इस सबब से दूर हो जाए, जैसा कि पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना मुमकिन हो। अक्सर बुखार का सबब दर्दली माहौल होता है। और वो ये कहता है कि आपने दवाई दी तो बंदा ठीक हो गया, लेकिन उस माहौल में तो वो पड़ा है, आपने उस माहौल को तब्दील नहीं किया तो उसको फिर हो जाएगा। बात समझ आइए कि इसमें वो कहता है, जिस तरह वो आर्गेनन की क्लास 78 में ये बात करता है कि देखें कुछ बीमारियां जो हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारी आदत की वजह से, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं और कुछ बीमारियां जो हैं जो अक्सर डिजीज़ हैं, जो असल डिजीज़ हैं वो मियाज़मेटिक डिजीज़ हैं जो किसी न किसी पैथोजेनेसिस की ख़राबी की वजह से होती हैं। तो उसने लाइन बड़ी क्लियर ड्रॉ कर दी है और ये उसी की बात कर रहा है कि आपने बंदे का माहौल नहीं बदला, वो फिर वहीं रह रहा है, फिर उसी गंदे माहौल में रह रहा है, वही दलदली इलाकों में फिर बीमार हो जाएगा। फिर आप दवाई देते रहेंगे। बेहतर यह है कि उसकी आदत बदलें। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। ये जो शामली सेनेटोरियम मरी में बना है ना, एक बंदे को टीबी हो गई कि हिंदुस्तान के किसी इलाके में था, तो वो सारे इलाज जब उस पर ख़त्म हो गए, कोई इलाज कारीगर नहीं था, बंदा बड़ा अमीर था, उसको किसी सियाने ने मशवरा दिया कि तू सफ़र शुरू कर दे, जहाँ तुझे बेहतर कोई आबो हवा मिलती है तो वहाँ अपना रहना सहना शुरू कर दे। तो वो वहाँ से उसने सफ़र शुरू किया और करते करते ये पहाड़ी पे चढ़ गया मरी की तरफ। तो ये शामली एक जगह है जहाँ वो रुका, पड़ाव डाला उसने, तो उसकी सेहत बेहतर होनी शुरू। अब शामली में क्या खुसूसियत ऐसी है कि उसकी सेहत, वहाँ लगा हुआ पाइन का दरख्त, चीड़ का दरख्त। दुनिया में सबसे रिच ऑक्सीजन जो है वो चीड़ के दरख्त की। तो जब चीड़ के दरख्त की उसको ऑक्सीजन मिली तो वो ठीक होना शुरू हुआ। लिहाजा फिर उसी बंदे ने ये शामली सेनेटोरियम अस्पताल बनाया, जो टीबी का। दुनिया में जितने भी सेनेटोरियम बने हैं टीबी के, वो इसी पाइन ढूंढ के बनाए गए हैं ताकि इसकी। तो आर्गेनन देखें, हनीमन ने इस बात पे जोर दे रहा है कि आपका रहन सहन जो है उसको बदलें। एक बंदा शराब पीता है और वो शराब पीता है, उसका लिवर ख़राब होता है, तो जब तक आप जितनी मर्जी दवाइयाँ, उसने शराब नहीं छोड़नी तो लिवर कैसे ठीक होगा। तो ये लाइन ड्रा कर दी गई है कि कुछ एक्चुअल डिजीज़ हैं, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अब लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है दवाई, प्रिवेंट
करता है या स्टंट डाल देता है या सर्जरी करता है तो फिर उसको ये कहता है कि तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलो, तुम्हें फिर हो जाएगा। समझ आ गई आपको? तो ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ों पे वो बात कर रहा है और फिर उसमें ये दो बातें कर रहा है। एक तो वो बता रहा है कि उस माहौल को आपने बदलना है, दूसरा वो ये बता रहा है कि आपने जब अगली पोटेंसी उसको वक्फे के बाद दोबारा देनी है तो उसको झटके दे देंगे ताकि वो 1-2 नंबर रेज हो जाए। हनीमन जो है ना वो बड़ी हर पहलू पे खूबसूरत बातें करता है, हर पहलू पे खूबसूरत बातें करता है और बहुत साइंटिफिक बातें करता है। उसका एक दोस्त बीमार हो जाता है, वो पेंटिंग करता है, तो उसने बेशुमार दवाइयाँ उसको दी लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो एक दिन वो उसके स्टूडियो चला जाता है और देखता है, सारा दिन गप्पे शप्पे मारता रहता है। तो वो उसको देखता है कि वो जब पेंट करता था या तस्वीर बनाता था तो जो बुरश था वो अपनी ज़ुबान के नीचे रखता था, यहाँ पे होंठों पे कंसीव करता था, सोचता था यूँ। तो उसने कहा मैंने तुम्हारी बीमारी पकड़ ली है कि ये जो इंक है ये तुम्हारे अंदर जा रही है और तुम इससे बीमार हो। और वो इंक कौन सी थी? वो सिपिया इंक थी। तो सुपिया की प्रूविंग उसने पहली दफ़ा शुरू की, ये वो कॉजेटिव फैक्टर है। सिपिया पहले इंक में ये पक्का इसका रंग होता है। सिपिया की जो पहले आती थी ना मदर टेंचर में, वो ब्लैक कलर की आती थी। अब तो ये 3-4x डिल्यूट होके आ रही है ना। मैं इसके सिर के बालों में बहुत मैंने इस्तेमाल की लोगों के लिए। हम सिपिया जो है ना तेल में डालते थे, मदर टेंचर आज भी हम डालते हैं। और जो मिलती थी वो बायरॉन या किसी ऐसी कंपनी की आती थी, बिल्कुल ब्लैक होती थी, बिल्कुल ब्लैक। तो पहले जो आर्टिस्ट पेंटर होते थे पक्के रंगों के लिए ये सिपिया जो है इसकी स्याही का इस्तेमाल करते थे। तो लिहाजा उसने कहा ये इंक छोड़ दे तो तुम ठीक हो जाओ। तो दिस इज़ द कॉजेटिव फैक्टर कि आप जब तक उसकी आदतों को नहीं छुड़ाएंगे, उसके माहौल को नहीं बदलेंगे। इस फ्रोज़न में वो मैसेज दो दे रहा है आपको, एक कि उसके माहौल को बदला जाए, एक जब दवा दोहराई जाए तो उसकी पोटेंसी। उसने बकायदा देखें, हम तो 10 झटकों पे मोहित है ना हमारा काम। उसने कहा 10 से 21 ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, आज जो टॉपिक है, यकीन माने ये नहीं कि मैं इस पे आज बोलने लगा हूँ और मैं इस पे 25-30 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग जिनकी हड्डियों के इन्फेक्शन की वजह से उसके हाथ कटे, उनकी टांगें कटी, और जो हमारे तक पहुँच गए खुदा ने उनकी हाथ से पाँव टांगें बचा दी। और होम्योपैथी की इतनी गहरी दस्तरस है इस पे, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, जो हड्डियों का इन्फेक्शन है, और ये हमारा स्ट्रक्चरल इन्फेक्शन है। किसी भी घर बनता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ईंटों से बनता है, जैसे तो एक मजबूत स्ट्रक्चर होगा तो उसकी, इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर सबसे आम हिस्सा जो है बाकी आर्गनों से अलावा उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है कि अगर उसके स्ट्रक्चर पे जब आंच आ जाएगी, उससे स्ट्रक्चर जब तबाह हो जाएगा तो उसका चलना फिरना महदूद होगा। लोगों को रीढ़ की हड्डी का दर्द हो जाता है, सर्वाइकल पेन हो जाता है, शर्टिका जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हम पहले ये बीमारियाँ शर्टिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये एंकिलोजिंग वगैरह में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हड्डी के अंदर जब ज़ख्म हो जाएगा तो क्या होम्योपैथी इसको एड्रेस करती है या नहीं करती। अब व्हाट इज़ द ऑस्टियोमाइलाइटिस, पहले आपको ये समझना चाहिए ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियो किसको कहते हैं? बोन को। और माइलो किसको कहते हैं? बोन के अंदर, ये देखें वो है हड्डी, पूरी हड्डी को क्या कहेंगे? ऑस्टियो। और माइलो क्या, ये आपके अंदर एक देखें, ये बोन है, सॉफ्ट है पूरी, उसके अंदर आपको एक डिफरेंट कलर नज़र आएगा, इसको कहते हैं मैरो। दिस इज़ द बोन मैरो। यही बोन मैरो है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, और यही बोन मैरो है जिस पे आपका मास्टर सेल होता है जो आपके बाकी सेल बनाते हैं। तो आप ये समझें कि एक तो आपका स्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, ना सिर्फ स्ट्रक्चर, अगर ये माइलो भी इन्फेक्टेड हो गया इसका मतलब मास्टर सेल भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये इस लिहाज से बहुत आम टॉपिक है कि आपका स्ट्रक्चर प्लस आपका बोन मैरो, जो मैरो उसके अंदर वो गूदा, जिसको मैं बेसिकली ये गूदा है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और इसी के मास्टर सेल इसके अंदर, इसी के अंदर सारे सेल बनते हैं। बॉडी के जितने सेल हैं आपके
WBC, RBC, जितने बाकी भी आपके और भी जितने सेल हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बोन मैरो में होती है। ये ऑस्टियो हो गया बोन मैरो को आप समझ गए हैं। और ये जो मैरो ज़्यादातर लंबी हड्डियों में या ख़ास हड्डियों में ये पाया जाता है। और ये उसने जो शाफ्ट दी हुई है, इस शाफ्ट के अंदर ये उसने ये कलर दे के दिखाया होगा, दिस इज द बोन मैरो, ये गोदा है। अब आइटस क्या हो गया, इसके अंदर बोन के अंदर या मैरो के अंदर, दोनों के अंदर इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, ऑस्टियोमिलाइटिस। ऑस्टियोबोन, माइलो एंड आइटिस, ये तीन लफ्ज मिलके बनेंगे ऑस्टियोमिलाइटिस। समझ आ गई जी। ऑस्टियोमिलाइटिस इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड बोन मैरो। डेफिनेशन इसकी क्या है, इससे सिंपल है। कोई मतलब ऑस्टियोमिलाइटिस अब आ गया तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो गया ना। हम ये भी कह सकते हैं कि बोन का इन्फेक्शन है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज ऐसी है कि आप कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर से डॉक्टर, डॉक्टर टू पेशेंट, एंड आप जब भी कोई किसी पे फोरम पे बात करते हैं, आप मेडिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम इसको कहेंगे ऑस्टियोमिलाइटिस। हम जो भी कह सकते हैं कि बोन का इन्फेक्शन, बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, कुछ होगा, लेकिन इसकी एक टर्मिनोलॉजी जब बोलते हैं तो एक लफ्ज़ बोलने के पीछे पूरी बीमारी आ गई। तो कुछ लोग हमारे ये होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये तो बीमारी का नाम है, तो हम तो अलामात के पूछे। अब अलामात उसको दर्द है, अल्लाह के बंदे, वो ऑस्टियोफाइट्स भी हो सकते हैं, वो बल्ज भी हो सकता है, वो इंजरी भी हो सकती है, वो ऑस्टियोमिलाइटिस भी होता है। वो तो आके आपको कहे डॉक्टर साहब मेरी तो ये हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आपने जज करना है कि ऑस्टियोमिलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपिनिया है, सर्वाइकल स्पाइंडिलोसिस है, सटिका है, लंबर स्पाइंडिलोसिस है, क्या है। तो ये आपने, डॉक्टर ने ये जज करना है। उसने तो आके आपको अलामतें बतानी है, अलामतें अब ना काफ़ी रह गई हैं, अब वो बात ख़त्म हो गई है। अब बात जो है ना, एक बच्चा भी आता है आपके पास तो वो कहेगा जी ये मेरा वालिद साहब है, इनको तो ऑस्टियोमिलाइटिस है, तो आप कहेंगे मुझे अलामतें बताएं। उसने कहा यार इससे तो इलाज कराना फजूल है, इस बंदे को तो पता ही नहीं है व्हाट इज़ द ऑस्टियोमिलाइटिस। यूजुअली बैक्टीरियल होता है, अक्सर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये दो सूरतों में होता है, एक्यूट भी हो सकता है और फिर क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब ताज़ा ताज़ा है, क्रॉनिक बहुत पुराना हो गया। हमारे पास 20-30 साल के भी लोग आए हैं जिनको ऑस्टियोमिलाइटिस है, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, जो ऑस्टियोमिलाइटिस का शिकार है। मेल वॉल कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेरियोस्टियम। अब ये वो कहता है कि ये इन्वॉल्व हो सकता है, पेरियोस्टियम जो बाहर वाली लेयर है जो स्किन के साथ अटैच होती है, और कॉर्टेक्स उसके अंदर वाली लेयर है, और मेडुला बिल्कुल अंदर वाला। तो ये कहता है कि ये तीनों चीज़ें जो इसकी लेयर्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। आप किसी एक को, जैसे हम हार्ट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो क्या था, पेरिकार्डियाटिस, कार्डियाटिस और जो एंडोकार्डियाटिस, तो वो उसकी भी 3 लेयर थी। तो मोस्टली खुदा ने बहुत जगह पे 3-3 लेयर्स रखी हुई हैं। तो ये उन तीनों लेयर्स का जिक्र कर रहा है कि इन तीनों लेयर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम ऑस्टियोमिलाइटिस कहें। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है वट आगे थोड़ा सा और डिफाइन करता है कि ऑस्टियोमिलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अब बाद दफ़ा जब कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, उसमें क्या होता है, हड्डी भी इन्वॉल्व होगी, मसल भी इन्वॉल्व हो गया, नर्व भी इन्वॉल्व हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि जी कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। अब ये जो कहता है कि ये एसोसिएटेड, इस स्ट्रक्चर के साथ जो भी चीज़ जुड़ी होगी उसको हम ऑस्टियोमिलाइटिस ही काउंट करें। अब इसमें होता ये है कि पहले स्किन ही रैप्चर होती है, स्किन जब रैप्चर हो जाती है तो फिर वो कुछ अर्सा इन्फेक्शन रह के बोन के अंदर चला जाता है। इसके हम आगे
इसके फैलने के तरीके भी पढ़ेंगे कि ये फैलता कैसे है। अब उसने ये दो पिक्चर आपको टिपिकल रिजल्ट ऑफ फ्रॉम ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये लेफ्ट साइड पे उसने ये इन्फेक्शन शो किया है। अब ये देखें कि एक्यूट उसने ये पिक्चर दिखाई है, ये हड्डी का देखें गूदा है और गूदे के अंदर इन्फेक्शन हो गया, दो स्पॉट उसने रेड कलर के दिखाए हैं आपको, ये एक्यूट है। अब ये आगे क्रोनिक देता है कि जब 1 महीने से ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक चला गया, मोर देन 1 मंथ। अब उसको देखें कि उस जो वुंड्स है, उसका जो ज़ख़म है, उसके और इसके ज़ख़म के अंदर फ़र्क आ गया, इसके अंदर लेयर्स और बननी शुरू होगी और ये डीप चला गया। ठीक है जी, इस हद तक तो आसान हो गया। ऑस्टियोमाइलाइटिस, आगे चलते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और मेरी अपनी प्रैक्टिस पिछले 30, 35, 40 साल में जब भी मैंने किसी का कल्चर करा ना, स्टेफिलोकोकस निकला। जब भी बोन के इन्फेक्शन का या स्किन के इन्फेक्शन का हमने टेस्ट कराया तो मैं कहता हूँ 90% के करीब जो है ना स्टेफिलोकोकस में। और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि जब से हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू किए 1.1% भी लोग नहीं हैं जो इस चीज़ से वाकिफ़ हों कि स्किन के अंदर या बोन के अंदर स्टेफिलोकोकस हो सकता है। लोग कहते हैं चोट लगी है, ज़ख़म ख़राब हो गया। कोई भी बंदा कल्चर नहीं कराता, एक्सीडेंटली किसी ने इसका कल्चर कराया हो तो अलग बात है, लेकिन कोई भी कल्चर, इवन हम तो आजकल सोराइसिस में भी स्टेफिलो इस्तेमाल करने शुरू किए कि उसके अंदर भी ये मौजूद है। मेरा एक दोस्त है मैदर आमर, उससे हम सोराइसिस पे जब ऑटोइम्यून सोराइसिस भी हमने की है तो उसमें से मेरी बात हुई तो कहते हैं आजकल मैं जो मैक्रोस्कोपिक देखता हूँ तो मुझे तो स्टेप इतना नज़र आता है सोराइसिस के अंदर, बिल्कुल बैक्टीरिया फिरता नज़र आता है। और जब किसी जिस्म के अंदर, ठीक है हमारे पास बेशुमार अद्वियात होती हैं, लेकिन जब तक आप इसके अंदर नसोड़ का इस्तेमाल नहीं करते तो ये नहीं ठीक होता। ये तो निकालने दे, 100 में से 2-4 ठीक हो जाए तो मैं कह सकता। दवाइयाँ काम करती हैं, वो दवाइयों को मैं जिक्र भी करूँगा। हमने कुछ 30, 40, 50 दवाइयों की इधर लिस्ट डाली हुई है, ये ज़रूर करती होंगी, लेकिन जब आप इस पर नसोड़ लगा देते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही क्विक होना शुरू हो जाता है। अब एक इसका अंदर एक MRSA भी है, ये भी बेसिकली स्टेफिलोकोकस है। ये मेथिलीन रेजिस्टेंस है स्टेफिलोकोकस के, ये मेथिलीन एक मेडिसिन है, उससे ये रेजिस्ट है, उसको MRS कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, लेकिन हमारे लिए तो स्टेफिलोकोकस ही काफ़ी है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अंदर दूसरा जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। और ये स्ट्रेप्टोकोकस भी आपके गले से स्टार्ट होता है, जिसको रूमेटिक और डिजीज़ भी ये पैदा करता है, रूमेटिज़म भी ये पैदा करता है। ये आपका जो है कार्डियाटिस पैदा करता है, मायोकार्डियाटिस पैदा करता है, इंडोकार्डियाटिस करता है, पेरिकार्डियाटिस पैदा करता है। और ये जो आपके वॉल्वल डिजीज़ हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है वो स्ट्रेप्टोकोकस है। अब स्किन के अंदर भी आप जहाँ देखेंगे आपको स्ट्रेप्टोकोकस मिलता है। अब ग्राम नेगेटिव बैसिली कौन से हैं? इसमें इकोलाई भी कॉमन मिलता है आपको, और इकोलाई भी आपको देखें यूरिन ट्रैक में देखेंगे वहाँ आपको मिलेगा, स्किन में भी आप लेकिन सबसे टॉप पे स्टेफिलो है, उसके बाद स्ट्रेप्टो है। अब इसमें एक और जो बैक्टीरिया है ये भी बहुत ही डीप में, अक्सर कानों के इन्फेक्शन में, चेस्ट के इन्फेक्शन में ये सूडोमोनास मिलता है। जितने भी मैंने कानों के एग्जामिनेशन किए और हमने कानों के अंदर इसको कल्चर करवाया तो ये सूडोमोनास यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये कान की हड्डी को खा जाता है, लोग बहरे हो जाते हैं। कई साल लोगों के कान बहते हैं, कई कान बहने वालों की हिस्ट्री देखेंगे ना, कई साल से उनके कान बहते हैं, 10 साल हो गए जी कान बहता है,
बचपन से कान बह रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसके अंदर कौन सा होता है? सूडोमोनास पाया जाता है। स्टेफिलोस वो भी हो सकता है, लेकिन जब हम पस का कल्चर कराते हैं तो उसमें, और वो आप चाहे ग्रेफाइट दें, चाहे आप स्पेशिया दें, चाहे आप सिस्टर स्कैन दें, आप काली म्योर दें, आप फेरामास दें, आप पल्साटीला दें, आप तो कोई भी दें, जब तक आप सीडोमोनास नहीं देते उस वक्त तक आपका काम नहीं बनता। सल्मोनीला है, एस्प्लेशिन, ये एक सिकल सेल डिजीज़ है। सिकल सेल डिजीज़ एक बड़ी लंबी डिटेल है, शॉर्ट करके ये सिकल सेल डिजीज़ ये एनीमिया बनाती है। तो इसकी डिजीज़ एनीमिया, खून की कमी पैदा करती है। ये कहता है कि सल्मोनेला स्पेशली इन लोगों में जिनमें सिकल सेल डिजीज़ है उनमें ये पाया जाता है। और एक और जो बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी हड्डी के अंदर जब टीबी, बोन टीबी हो जाती है और ये गिला के रख देती है, इसको खा जाती है। और टीबी के ज़ख्म बहुत कम है कि किसी एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स करते हैं। ज़्यादातर लोग टीबी की हड्डियों वाले गे, मतलब कई साल से लोग टीबी, बोन टीबी में मुब्तला होते हैं और वो उनका बोनी स्ट्रक्चर तबाह होकर रह जाता है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि जब भी कोई बोन का इन्फेक्शन आएगा, जब भी हड्डियों से पस रिसती नज़र आपको आएगी, तो आपको नज़र होनी चाहिए कि ये स्टेफिलोकोकस है, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये कोलाई है, ये साल्मोनेला है, ये मायोबैक्टीरिया और टीबी भी बहुत बोन में मिलती है। और फंगल जो है, फंगल एक इन्फेक्शन है और ये भी पाया जाता है। ये रेयर होता है, ये बेसिकली स्किन पे होता है और स्किन को इन्वॉल्व करते करते ये, और बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हम जब लोकल एनिमल ने लोकल एप्लीकेशन पे कम से कम कोई 15 फ्रोजन लिखें कि मत करें लोकल एप्लीकेशन, मत करें लोकल एप्लीकेशन, तो वहाँ आपको फंगल पड़ा होगा और जब आप लोकल एप्लीकेशन करेंगे सप्रेस होकर अंदर जाता रहेगा और वो बोन को ख़राब कर देगा। ये कॉमन ऑर्गेनिज्म ठीक हो गया जी। इस हद तक आगे चलते हैं। अब ये वो कह रहा है कि ये नॉर्मल बोन देख लिया आपने, ये नॉर्मल बोन है लेफ्ट साइड पे, और ये एंट्री मारी है इसने, ज़ख्म ये बाहर स्किन से रैप्चर करके गया है और इसने बोन को खाना शुरू कर दिया। दिस इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये एक मिनट वापस है, ये क्या था? इसका बैक्टीरिया जब आइडेंटिफाई किया गया तो क्या है? ये स्टेफिलोकोकस, ये स्टेफिलोकोकस। और ये मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी वाले ये समझते हैं कि उनको खुदा की उनके पास खुदा की ये रहमत है, नेमत है कि आपके पास नसोड़ मौजूद है, वगरना दूसरी साइंस स्टेफिलोकोकस से लड़ते लड़ते ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं। ये ठीक होगा, ये फिर आ जाएगा, ये ठीक होगा, ये फिर आ जाएगा, रीअकरेंस होती है। और ये वैसे अमूमन स्किन पे ही पड़े होते हैं, स्टेफिलोकोकस स्टेप्टो ये स्किन पे ही पड़े होते हैं, नॉर्मल स्किन पे भी आपको मिल जाते हैं। जो स्किन कंप्रोमाइज़ हुई, यहाँ से कोई छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, इसने इंटर मार दी। अक्सर देखा गया है कि आप के लोगों के ऊपर वैसे भी जब एग्जामिन किया गया तो इस स्किन के ऊपर नज़र आए लोगों को बैक्टीरिया, चूँकि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, माहौल के अंदर मौजूद है, स्किन उसको रेजिस्ट करती है। और जहाँ स्किन कंप्रोमाइज इंजरी होगी या कोई ऐसा भी कोई खराश होगी तो ये चूँकि यहाँ मौजूद है, इसने इंटर लेंगे। आपको पता जब आदमी आपका वो जो होता है टेटनी, आप रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आप गिरे हैं तो टेटनी नीचे गोबर के अंदर पड़ा होता है, वहाँ से इंटर हो जाता है। तो ये समझें कि स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव एरिया है। तो बहुत सारी बीमारियां आपकी स्किन से दाखिल होती हैं। आगे चलते हैं। रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन तो हो गया आगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ताकि आप लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकें, आप लोगों को टीच भी कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड भी कर सकें, भाई इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। इसका रूट क्या है? हेमाटोजेनेसिस है। क्या है कि स्प्रेड ब्लड के जरिए स्प्रेड होता है। मसलन गल टीका लग गया, कोई स्किन रैप्चर हुई और किसी दूसरे से उसको मिल गया,
ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और वो कहता है कि ये कॉमन इन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है कि ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। इसलिए जब हम कल्चर कराते हैं तो हम 2 कल्चर ज़रूर कराते हैं। हम पल्स का 3 बल्कि कराते हैं, यूरिन का भी कल्चर कराते हैं, पल्स का भी कल्चर कराते हैं और हम ब्लड का भी कल्चर कराते हैं कि क्या ब्लड के अंदर भी मौजूद है, क्या स्किन के अंदर ये अभी ब्लड में नहीं गया, क्या यूरिन के अंदर भी है। ठीक हो गया जी। ये डायरेक्ट भी जा सकता है और थ्रू किसी एक्सपोजर के थ्रू भी जा सकता है। डायरेक्ट इनकुलेशन कैसी है जी? ट्रॉमा हो, जब चोट लग गई। चोट एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी इन्फेक्शन को आपको ले जाएगी और आपके पास चोट की जो मेडिसिन है, जैसे आपका अर्निका है, अर्निका एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छा है, आपका कैलेंडोला है एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छा है। हम फौरी तौर पे अर्निका का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये रेजिस्टेंस पैदा करता है ब्लड के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के। लेकिन अगर कल्चर में जब आता है तो फिर जब बात बढ़ जाती है तो फिर हमें वो पैथोजेनेसिस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपका अर्निका है, आपका बैलस परनस है, आपका हाइपेरिकम है, आपका एक और दवाई जो है जो अर्निका के बाद और हाइपेरिक के साथ और रूटा के साथ कंपैरिजन हम करते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में ये स्ट्रेप्टोकोकस मारने की सलाहियत पाई जाती है। बुरक ने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े और उसने स्किन के अंदर वाज़ेह लिखा है कि स्ट्रेप्टोकोकस को और स्टेफिलोकोकस को सल्फ्यूरिक एसिड मारता है। सर्जरी, किसी की सर्जरी, अक्सर आपके पास लोग आएंगे और आते भी होंगे, और जी मेरी बच्चे की पैदाश हुई सर्जरी, मेरी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, मेरी कोई और लेबोरेटरी हुई, कुछ मेरी सर्जरी हो, उसके सर्जरी के बाद मेरा जख्म क्या होगा? वहाँ बैक्टीरिया घुस गया। तो सर्जन का तक बहुत प्रोटेक्टिवली सर्जरी, जो अच्छे सर्जन हैं उसको बड़ा एंटीबैक्टीरियल और सारे वो चीज़ें लगा के वो करते हैं ताकि इसके अंदर ना जाए। उसको बड़ा उसको उसकी ऊपर पट्टी रखना या उसको कवर रखने की एक वजह यह भी होती है कि डायरेक्ट इन्फेक्शन ना चला जाए। तो वो ये कहता है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या होता है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपके अंदर डाली जाए। मसलन आपका नी के अंदर ट्रांसप्लांट कोई चीज़ कर दी गई हो, या आपके वॉल्स आर्टिफिशियल वॉल डाल दिए जाते हैं, तो वो इसको प्रोस्थेसिस उसको कहेंगे कि कोई भी फॉरेन बॉडी जब आप डालते हैं तो उसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है। जो आजकल एक बहुत ज़्यादा हो गया ना कि ये ऑर्गन इसको अंदर इसको चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसके अंदर भी उसने सारा दिया है कि ये भी नज़र रखनी है कि हिस्ट्री जब आप लेते हैं तो क्या कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, क्या कोई अंदर चेंजेस की गई हैं, कोई फॉरेन बॉडी डाली गई है। जैसे स्टंट डाले जाते हैं, शंटिंग की जाती है, किडनी के अंदर की जाती है, लिवर के अंदर की जाती है, ब्रेन के अंदर की जाती है, जो हाइड्रोसेफेलस के बच्चे उनको की जाती है। तो बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं। उस प्रोसीजर भी अगर हुआ तो फिर उसको भी चांसेस है, इसके रूट्स हैं ये। कंटेजियस स्प्रेड जो है वो कहता है कि डायबिटिक फुट जो है फौरन बैक्टीरिया, क्योंकि उसको जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है तो उसको एहसास नहीं होता। ये जो एक बीमारी है ना कोढ़ की, जिसको जुज़ाम भी कहते हैं और उसको ये कहते हैं लुप्रेसी। अब लुप्रेसी जो होती है ना वो उसका फैलने का तरीका क्या है कि वो लुप्रेसी तब फैलती है कि उनके जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो डैमेज हुआ हो जाता है। जो लुप्रेसी है बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस का ही बैक्टीरिया इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो लुप्रेसी करता है। और लुप्रेसी में ये होता है कि ये जो अगले हिस्से होते हैं ना, इनके अंदर नर्व इंडेक्स ख़त्म हो जाती है और आपको एहसास नहीं होता। वो ज़रा सी किसी गर्म जगह पे भी रखेगा, और कहीं कट्स पे भी उसके लग जाए, उसको पता नहीं होता और वो ज़ख्म बनता है। तो वो उसको कहते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है दैट इज़ द वो लुप्रेसी का बैक्टीरिया होता है। बेसिकली वो ट्यूबरकुलोसिस की ही फैमिली है वो।
तो वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, लेकिन वो और चीज़ है। ये डायबिटिक फुट में भी होती है कि जब न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है तो इंडिंग नर्व जो है आपकी वीक हो जाती है, आपको सेंस नहीं होती, ज़ख्म हो जाता है और रकम बढ़ता जाता है। इसलिए कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के आपको हर वक्त फुट के उस पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं कोई डायबिटिक फुट अल्सर तो नहीं हो गया। प्रेशर सोर्स होता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर पड़ने अक्सर देखें ना, शू बाइट हो जाते हैं लोगों को, नेल बूट लेते हैं उसको कहते हैं शू बाइट, जिसकी हमारे पास एक दवाई भी है पियोनिया, शू बाइट में यूज़ होती है स्पेशली पियोनिया जो आप मशहूर है बवासीर के लिए, लेकिन ये शू बाइट की भी बड़ी दवाई है कि जिसको शूज़ लग जाता है, तो प्रेशर से भी ज़ख्म हो सकता है। तो ये वो देखें रूट्स हैं हमारे। ठीक हो गया जी। अब ये रूट्स उसने बताया, कॉजेटिव फैक्टर उसने पहले भी आपको बताया था। कॉजेटिव फैक्टर उसने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन अब भी आपको दोबारा आपको याद करा रहे हैं। ये डायरेक्ट इनकुलेशन है। डायरेक्ट इनकुलेशन क्या है कि ओपन फ्रैक्चर हो गया, ओपन फ्रैक्चर हो गया तो वो बैक्टीरिया एंटर हो गया, कॉज बाय बैक्टीरिया स्टेफ्टोकोकस, कंटीगियस है, इन्फेक्शन है। अब ये देखें कि फुट अल्सर हो गया और यहाँ से उसने इंटर हो गया, और ये ब्लड के जरिए हीमाटोजेनेसिस है, ब्लड के जरिए अंदर ब्लड से आ रहा है और जाके हड्डी को उसने ख़राब किया बाहर। जहाँ कमज़ोर चीज़ भी मिलेगी दुश्मन को, वहाँ उसने जगह बनाई। जो पार्ट इंसानी जिस्म का वीक है, अब ब्लड ने सर्कुलेशन की, कहाँ कहाँ फिरा, लेकिन जहाँ उसकी देखा नहीं थी हड्डी में कोई वीकनेस है, उधर ही घुस गया। अब वो यूरिन ट्रैक में भी चला जाता है, वो लंग्स में भी चला जाता है। तो जो रेजिस्टेंस जहाँ से कम मिलती है, लॉ ऑफ नेचर है। दुश्मन कहाँ हमलावर होगा? जहाँ उसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा। जहाँ आगे से बंदा चपेट मारता है वहाँ कोई नहीं जाता, रुक जाता। तो ये आप ध्यान में रखें कि जहाँ भी उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ रुक जाएगा। डायरेक्ट और फुट अल्सर के जरिए भी चला। आगे चलेंगे। Cause of osteomyelitis. Osteomyelitis can be caused by bacterial infection, often Staphylococcus aureus, injury or surgeries that expose bone to germs, weakened immune system. आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो बैक्टीरिया को रेजिस्ट नहीं करेगा। ड्यू टू डायबिटीज और अदर कंडीशंस, इन्फेक्शन फ्रॉम नियर बाई टिश्यू स्प्रेडिंग टू, टिश्यू के पास पड़ा होता है और इसने अंदर चले जाना है। ठीक हो गया जी। और ये देखें उसने, एक मिनट जी वापस दिखाएं यार। अब ये देखें, ये पहले उसने ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है और लेवल ऑफ बोन रिस्ट्रिक्शन। अब ये आया, स्किन को भी इसने फाड़ा है पहले और साथ ही ये बोन्स के, और ये फिर खाता जाएगा, पूरे पाँव को खा जाएगा। नेक्रोसिस की और भी वजूहत होती हैं। नेक्रोसिस उस वजह से भी हो सकता है, नेक्रोसिस उस वजह से होता है
कि आपकी वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। जब बोन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो दैट इज़ द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की वजूहत ब्लड सप्लाई न होने की भी वजह से, और जब वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँची तो नेक्रोसिस वहाँ डेड होना। नेक्रोसिस का मतलब है डेड होना शुरू है। वो टिश्यू बोन का जिसको खुराक नहीं मिल रही, तो वहाँ नेक्रोसिस का अमल शुरू हो गया कि वो डेड होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद उसमें इन्फेक्शन जा सकता है, लेकिन नेक्रोसिस तब होगा कि वहाँ आपकी सप्लाई नहीं है। जहाँ सप्लाई है वहाँ इन्फेक्शन होगा, वहाँ नेक्रोसिस डेड टिश्यू बाद की बात है। तो यहाँ जो है ये इन्फेक्शन है और वो जगह रैप्चर हुई, स्किन कंप्रोमाइज़ हुई, उससे उसने रास्ता दिया और वो बोन तक पहुँच गया। ठीक हो गया जी। रिस्क, एक मिनट वापस ले जाइए ज़रा। आगे चलते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर कौन से? जिन लोगों को शुगर होगी उनके लिए रिस्क फैक्टर है, उनके चांसेस ऑस्टियोमाइलाइटिस के ज़्यादा हैं। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़, वेसल की डिजीज़, जैसे बहुत कॉमन है आपकी वो वेरिकोज, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, आपकी आर्टरीज के अंदर क्लॉट हो गया, थ्रोम्बोस हो गया, आगे सप्लाई बंद होगी, वहाँ स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद वहाँ इन्फेक्शन आ जाएगा। वो तो इसका काज एक तो वो है, और भी कोई पेरिफेरल, जैसे अच्छा ये तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। जैसे वेरिकोज है, जो आपके लोग खड़े रहते हैं और जिनकी वेंस फूली जाती हैं, जो आपकी ब्लड सब, तो बाद दफ़ा वेन फैल के वो रैप्चर होती हैं, वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी अब मैं आपको बताऊं कि उसकी जो डायबिटिक फूड, खुदा का शुक्र है कि होम्योपैथी से 99% बच जाते हैं। वेरिकोस 99% बच जाती है। सिकल सेल एनीमिया, ये आपका बोन मैरो के अंदर एक सिकल सेल डिजीज़ है, इसको कभी इस पर हम बात करेंगे, लंबा बात है, ये भी ठीक हो जाता है। इम्यूनो कंप्रोमाइज़, इम्यूनो सप्रेशन, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है। वो कब किया जाता है? जब आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांट फॉरेन बॉडी जब बॉडी में दाखिल की जाती है तो उसको बचाने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये दवाइयाँ दो जगह दी जाती हैं। एक आप उस वक्त देते हैं कि जब आप कोई ट्रांसप्लांट करते हैं, आप लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मस्ट है कि जब तक आप इम्यूनो सप्रेशन नहीं देंगे तो आपके अंदर कोई भी पैथोजेनेसिस आया, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने एक्टिव होने के साथ जो फॉरेन बॉडी रखी है उसको बाहर फेंक देगा। लिहाजा उनको इम्यूनो सप्रेशन दिया जाए। जिनके अंदर इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन यूज़ होती हैं उनके यहाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को आपका इम्यून सिस्टम रोक नहीं रहा। क्योंकि आपने उसको बैरियर लगा दिया कि आप जो भी बंदा आता है आपने उसको नहीं मना करना, आपने घर के दरवाजे ही खोल दिए, क्योंकि आपने उसकी लाइफ सेव की, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया। और दूसरा इम्यूनो सप्रेशन कहाँ इस्तेमाल होता है? दूसरा होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में। जितने भी ऑटोइम्यून दुनिया की में एक ही उनके पास आया कि या तो स्टेरॉइड दिए जाए या इम्यूनो सप्रेशन दिया जाए। इम्यूनो सप्रेशन ऑटोइम्यून डिजीज़ में इसलिए दिया जाता है कि जब एंटीबॉडी बनती हैं और वो फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ एक्ट करती हैं और वो मिस्टेकनली अपनी बॉडी पे अटैक करती हैं, और उसकी 85 डिजीज़ेज हम बहुत लंबी में सीरीज़ करके आए हूँ। अब वो इस एंटीबॉडी के बनने के अमल को रोकते हैं। किससे रोकते हैं? इम्यूनो सप्रेशन दे के रोकते हैं। उसके साथ जो नुकसान ये होता है कि बैक्टीरिया इंटर हो जाता है। फ़ायदा वो ये समझते हैं कि ये एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो सीलियक डिजीज़ नहीं होगी, क्रोन डिजीज़ नहीं होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होगा, सोराइसिस की कम हो जाएगा,
क्योंकि सारे बेसिकली डायरेक्शन गलत होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम की आपकी बॉडी को तबाह करता है। तो लिहाजा जिन लोगों को इम्यूनोसप्रेशन दी जाती है उनको ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स जिसका हमने जैसे वाल्व आपको लगाए जाते हैं, वाल्व कोई सुअर के वाल्व भी लगाया जाता है, आपको आर्टिफिशियल वाल्व भी लगाए जाते हैं। तो बहुत सारे वाल्व जब लगाए जाते हैं तो दैट इज़ द फॉरेन बॉडी, तो उसके ख़िलाफ़ जो इम्यूनोसप्रेशन भी दिया जाता है, उसके रेजिस्टेंस को रोकने के लिए दिया जाता है। तो उन लोगों को आईवी ड्रग्स अब्यूज़ है, इंट्रावीनस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है उसका अगर अब्यूज़ है तो वो भी लेटर ऑन जाके आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ ले जाएगा। ओपन फ्रैक्चर्स हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया, कहीं भी ओपन फ्रैक्चर होगा तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये रिस्क फैक्टर हैं जी। आगे चलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है जी? बैक्टीरिया लॉज इन द मेटाफिजिक्स चिल्ड्रन, acute inflammation response, pus formation, increase intramedullary pressures, vascular compromise, bone necrosis आपका आ गया कि जहाँ bone necrosis होगा तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ किसी तरीके से अगर वो इंटर हो गया तो उस जगह में फिर वो हड्डी को मज़ीद बैक्टीरिया शामिल हो जाएगा और नेक्रोसिस को ऑस्टियोमाइलाइटिस में ले जाएगा। सिक्वेस्ट्रम, इन्वोल्यूक्रम और क्लोइका, ये वो कॉजेज़ हैं जो बेसिक ये जो पैथोजेनेसिस हैं ये कॉज इसकी बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं जी। फिर उसने स्टेफिलोकोकस आपको दिखाया, ये देखें बाहर पड़ा है, ये बाहर पड़ा है ना, हड्डी के थोड़ा सा दूर पड़ा है और वहाँ से एंटर हो रहा है। अब यहाँ से इसने इन्वेजन ले लिए। अब ये जो जगह बता रहा है, ये जो आपको सुर्खी नज़र आ रही है या यहाँ जो चेंज आ रही है, ये स्टेफिलोकोकस इंटर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखें कि इन्फेक्शन और मज़ीद गहरा हो गया और ये कहता है कि यहाँ बोन के अंदर इन्वोल्यूक्रम, बोन के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसकी शुरू हो गई है। वहाँ तक तो बोन से टच कर रहा था और यहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। और ये देखें ड्राइनिंग साइन है कि ये आपका यहाँ से उसने इंटर लिया और ये बोन के बाहर होके बोन की बाहर की सरफेस पर पेरियोस्टियम में था ये, और ये साथ ही अंदर मैरो के अंदर चला गया। ठीक हो गया जी। थोड़ी सी हम पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट इसका बता सकता था, लेकिन जब फिज़िकली एग्जामिन करेंगे तो ये शक्लें जब आपको नज़र आएंगी तो आप ये समझें कि अब बोन इन्वॉल्व हो जाएगी। जब भी स्किन पे कोई इन्फेक्शन आता है तो ये उसको आप वहाँ रोकें ताकि बोन तक ना पहुँच सके। फ़ौरन उसका कल्चर कराएं, अगर इंजरी है तो इंजरी को ट्रीट करें, वगरना कोई और वजह आपका उसके बाद भी अगर हुआ तो फ़ौरन 2-4-10 दिन में अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं होता तो फिर आपको फ़ौरन उसका कल्चर कराना चाहिए ताकि वो अगले अज़ाब से बचे। ठीक है जी। नेक्स्ट। वो स्टेजेस आपको बता रहा है जी कि वो फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल इन्फेक्शन है वो वाला, सेकंड फर्स्ट स्टेज है, और थर्ड सेकंड स्टेज ये है कि फिर आप देखेंगे वो ये देखें ये बाहर को इतना नहीं नज़र आ रहा, हड्डी के सारा अंदर ही चला गया। नेक्स्ट। और फिर वो देखें कि वो कहता है कि ये पहले लॉन्ग बोन के अंदर था,
फिर इसने इन्वेजन कहाँ कर दी, ये जॉइंट पे भी चला गया। अब लॉन्ग बोन की हद तक तो कोई मूवमेंट थी, जो इसने जॉइंट इन्वॉल्व किया तो मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट होगी, फिर तो इसने जॉइंट ही तबाह करके रख देना है। और फिर देखिए उसने कहा कि ये डेड बोन है, एक्सटेंशन इनटू द सब पेरिओस्टियम जो लोकेशन है, और ये न्यू बोन फॉर्मेशन जो है, ये आपको न्यू बोन अपनी बार की लेयर को बाद दफ़ा बिल्ड भी कर देती है। ये गूदे के अंदर चला गया और ये साइनस ट्रैक बना दिया इसने। देखें साइनस ट्रैक के ज़ख्म अंदर है, और फिर एक इसमें सराख आपको नज़र होते हैं लोगों के पास, ये सराख जैसी पीप आ रही है, बेसिकली वो ये अंदर है सारा जख्म। और फिर नेचर कोई ना कोई ड्रेनेज पाथ बनाती है। एक अफरोज़ा एनिमल का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि ये 200 की सीरीज़ में है, वो कहता है कि जब आपके पास आप कोई किसी बंदे का इलाज नहीं कर पा रहे तो नेचर ये क्या करती है कि बीमारी को पेरिफेरल पर फेंकती है, अज़ाब की तरफ फेंकती है, और मौका देती है उसको सर्वाइवल का कि शायद कोई इसकी हेल्प कर दे। मतलब इतना बड़ा है कि जब आप उसका कोई इलाज नहीं कर रहे तो फिर उसको डिवाइड करती है, उस प्रेशर को तकसीम करती है। अब यही देखें कि यहाँ जब आप उसका कोई इलाज नहीं कर रहे तो उसने एक वे आउट निकाला है अपना प्रेशर। देखें ना, जहाँ कोई भी प्रेशर बन जाता है तो कहीं ना कहीं से सुराख होता है और फिर वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यही होता है ना। तो ये यहाँ प्रेशर डेवलप हो गया। अब उसने यहाँ से साइनस बनाया और ये साइनस, ये पीप का एक छोटा सा सुराख बना के उसने बाहर फेंक दिया। ठीक हो गया जी। दिस इज द ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फीमर शाफ्ट, ये जो आपकी फीमर बोन है इसकी शाफ्ट के अंदर वो बता रहा है। और ये जो एरिया है ना आपका, ये जो फीमर बोन है, ये बड़ा ख़तरनाक एरिया है। जहाँ कोई भी इंजरी हो जाती है ना तो यहाँ से क्लॉट उठ के सीधे आपके लंग्स पे चले जाते हैं, और अक्सर ये लोग जो है ना उस पे वेंट पे चले जाते हैं, ये ब्रेन में भी चला। ये सबसे ख़तरनाक एरिया है हमारी। और कोई बोन इंजरी होगी तो वहाँ से क्लॉट नहीं उठेगा, ये इस फीमर बोन का क्लॉट फ़ौरन जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है, लंग्स के जाता है, और अक्सर लोगों की ये जो फीमर फ्रैक्चर है इसकी लोगों की डेथ हो जाती है, और अक्सर वेंट पे लोग यहाँ वापस सर्वाइव नहीं हुए। तो ये देखें उस शाफ्ट के अंदर मौजूद है। ये मेडुला मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, उसको भी इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। पेरिओस्टियम बारवारी लेयर को भी, मैक्रोबैक्सिस से पस फिल्ड विद एब्सेस बना लिया इसने। और कार्टिकल बोन, ये बाकी जो बोन है, जो बाकी जहाँ जाता क्या कि इसने बोन के सारे हिस्से को, पेरिओस्टियम को इन्वॉल्व किया, मेडुला को इन्वॉल्व किया, कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, और फिर सारा ही। अब ये एलोपैथिक या दूसरी साइंस वाले क्या करते हैं, बोन वहाँ से काटी, बोन यहाँ से काटी, और फिर इसमें ग्राफ्टिंग की जाती। सर्जन क्या करता है, मैं आपको एक केस बड़ा खूबसूरत बताता हूँ। उस बच्ची को इन्फेक्शन नहीं था, एक मेजर साहब हैं, उनकी बेटी है, उसकी ये जो शाफ्ट थी ये कमज़ोर थी, थिन थी, बहुत ही पतली थी। ये जितना एरिया इसने इन्वॉल्व किया इससे थोड़ा बड़ा एरिया था। उसने क्या किया, सर्जन ने यहाँ से बोन काटी, यहाँ से काटी, और बीच में इसको ड्राफ्टिंग की। और ड्राफ्टिंग किए हुए कोई 6 महीने गुजर गए तो वो ड्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई। अब बड़ी बेचारी पहले तो चलती फिरती थी, बोन वीक थी, अब वो जनाब उस पर चली गई स्पोर्ट पे। मेरे पास केस आया तो कम अज़ कम 1-1.5 इंच ऊपर से और 1-1.5 इंच नीचे से बोन में गैप था। हमने क्या किया कि हमने जेनेटिकली पहले इसको डील किया कि बोन को स्टेंट दी, एक्से दी, कासी दी, और सिफलिनियम दी, ओरामेड दी, और सिलेशिया मैंने दी, कि हमने बोन को स्टेंट दी, कि बोन के अंदर स्टेंट था, क्योंकि बोन का एरिया कंजेंटली वीक था।
और फिर हमने इसको क्या नाम है, सिम्फाइटम। मैं इसको सिम्फाइटम फिर देता रहा। पहले हमने CM में दी, फिर 200 में दिन में TDS रखा और रूटा रोज रखा, और साथ मैंने इसको रस्टाक दी। आप हैरान होंगे कि यहाँ तो बोन का मसला, इसने रस्टाक क्यों दी। और ये क्लू जो है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नूर मोहम्मद, मुझे ज़हूर साहब ने बताया कि नूर मोहम्मद जब हड्डी नहीं जुड़ती थी तो उसको रस्टाक दिया करता था। तो मैंने कहा जी रस्टाक क्यों दिया करता था, ये तो मसल की दवाई है। तो वो ये कहता था ये मसल को स्ट्रेंथ दे के करीब लाता है। हाँ, तो हमने उसका 3-4 महीने इलाज किया, और फिर ये ग्राफ्टिंग जो है आपस में जुड़ गई। और उन्होंने जाके फिर उसी सर्जन को जाके दिखाया कि ये देखें जी अब जुड़ गई है। उसने कहा देखें दवाइयों ने मेरे बड़ा लेट काम किया। उसका कहने नहीं भाई साहब आपकी दवाइयाँ, ये हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दी। तो इस पे देखें एक बड़ी तवील हमने काम किया हुआ है। होम्योपैथी में बड़ी मज़े की साइंस है, और ये जितना बोनी स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी खराबियाँ हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पेंडिलोसिस है, चाहे वो लंबर है, चाहे वो ऑस्टियोफाइस्ट है, चाहे रिनेशन है, चाहे बल्ज है, कुछ भी है, जितना सक्सेसफुली और जितना मैजिकली होम्योपैथिक ठीक करती है, दुनिया की कोई साइंस नहीं करती। नेक्स्ट चलें जी। अब वो कहता है स्टेजेस क्या है, टाइप ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सब एक्यूट और ब्रॉडीज एब्सेस पैना शुरू हो जाते हैं। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, और वर्टिब्रा ऑस्टियोमाइलाइटिस है कि आपके जो बैक बोन है फिर उसके अंदर उसके मोरे खाने शुरू हो जाते। और ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस, TB की वजह से फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वो है। आगे चलते हैं। अब ये फिर वो स्टेजेस आपको दिखा रहा है। ये एक्यूट है, पेरीओस्टियल को पकड़ता है, बाहर वाली हड्डी को तो अंदर जा रहा है, इंडोओस्टियल स्कोलेपलिंग में चला गया है, और वो जाके पूरा उसने स्ट्रक्चर बोन का तबाह करके रख दिया है। वो क्रॉनिक है, ये एक्यूट है। आगे चलते हैं जी। एक्यूट में आपको क्या मिलेगा, सडन ऑनसेट होगा, फीवर होगा, लोकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, ये एक्यूट की भी बुखार आ जाएगा। जब भी आप देखें कि इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, साथ ही टेम्परेचर रेज कर जाएगा, लोकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। कॉमन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग बोन में बच्चों में ये बहुत कॉमन है, एक्यूट। नेक्स्ट, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मुसलसल इन्फेक्शन का रहना, साइनस ट्रैक बना लेना कि एक अंदर हड्डी में है तो एक जगह से पास रिश्ती रहती है। अब बंदे आते हैं उसको बांध के रखते हैं, लेकिन वो उनको इलाज कोई नहीं होता, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जी कि मेरे पास अभी पिछले कुछ 6 महीने में 2 केस ऐसे आए हैं। बहुत सारे आते हैं, रोज़ सारा दिन आते हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं, 2 केस ऐसे, एक 1820 का केस है, और एक 11 का केस है जिनको ऑस्टियोमाइलाइटिस है। एक पख्तून है और एक यहाँ का बंदा। पख्तून का ये था कि उसका ये नी से लेके पूरा फुट इन्वॉल्व था और साला गला हुआ था, स्किन के समेत, बोन के समेत, बिल्कुल पस रिस रही थी। हमने जब कल्चर कराया तो स्टेफ्लो निकला, और हमने उसका 6 महीने हो गए थे, 3, 4, 5, 6 महीने हो गए। अब एक कॉइन जितना रह गया। अभी वो उम्रा कर गया, कहते सारा उम्रा मैं चलूँ, मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर होता था, मैं सारा उम्रा मैंने चल के किया। तो उसको हमने पहले आइडेंटिफाइड किया कि इसको स्टेफ्लोकोकस है। और आगे मैंने मेडिसिन में अभी आपको बताऊं, हमने आगे में जाके एक लिस्ट हमने डाली है, मैं उसको ब्रीफ भी करूंगा। हमने उसको एंथ्रेक्सिनियम दी, बेसिलियम दी और स्टेफ्लोकोकस दी। उसके बाद हमने एक डोज ग्रेफाइट की दे के उसको सिलेशिया 1 2 दिन देते रहे, और फिर ये वीकली हम इसको रिपीट करते रहे।
और डे बाय डे 3-4 महीनों में अब एक कॉइंस जितना वो रह गया, बाकी सारी हील होगी, सारी नई स्किन आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। और एक बंदा उसका ये फीमर बोन में यहाँ पे है, उसका जो मैंने टेस्ट कराया वो कह रहा है 2011 से है मुझे, तो अब 90% उसका ये ठीक हो गया। अब कभी कभी उसकी यहाँ से पस आती है, जब मैंने एक्सरे कराया तो अंदर से सारा हील है। तो उसको भी हमने यही, उसको भी स्टेफिलोकोकस था। मैंने 30 साल पहले एक सरगोदा से लड़की आई जिसकी उम्र थी कोई 12-13 साल। मुझे उस वक्त ये नहीं था सही पता कि ये कोई स्टेफिलो होता है या क्या होता है। मेरे जहन में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये टीबी की हड्डियाँ नहीं ठीक होती। तो 30 साल पहले उसकी यहाँ से फीमर बोन काटने वाली थी और मैंने उसका इलाज किया। 30 साल पहले हमने उसको एंथ्रेक्सिनम दी और मैंने उस वक्त उसको ट्यूबर और ड्रोसर लगा के, ओरोमेड लगा के मैं स्लेशिया देता था उसको, और उसको 6 महीने लगे थे, उसकी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और बल्कि उसके अंदर से एक इतना पीस हड्डी का निकल के बाहर गिर भी गया और बाकी हड्डी फिर दोबारा डेवलप हुई और पूरी बन गई। मेरे पास एक फैसलाबाद से एक बंदा आता था, उसको भी फीमर बोन का था यहाँ पे, और उसकी टांग कटने वाली थी। हमने उसका 6 महीने इलाज किया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह की मेरे पास डायबिटिक फूड की मेरे पास अनगिनत मसाले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायबिटिक फूड ठीक ना हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यूजुअली स्पाइन पोर्टस डिजीज, आप कभी पोर्टस डिजीज जब पढ़ेंगे तो ये पोर्टस डिजीज क्या है? ये ट्यूबरकुलोसिस है। आपको किताबों में नज़र आएगा, बाज़ दफ़ा डायग्नोसिस हुई आ जाती है कि इसको पोर्टस। जब भी पोर्टस आएगा तो आप ये समझें कि ये बोन टीबी है। ग्रेजुअली ऑनसेट, आस्ता आस्ता ये फैलता है। कोल्ड एब्सेस होता है, वर्टिब्रा कोलैप्स हो जाते हैं। जब बोन टीबी होगी तो मोरे यूं बैठ जाते हैं। और चाहे वो बोन टीबी है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है। हमने अभी सारे दोस्त वाकफ़ हैं कि हमने टीबी पे बड़ा काम किया और अभी हमने ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस बनाई। दुनिया में 200 साल पहले किसी ने नहीं बनाई। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं, और खुदा ने होम्योपैथी की मदद की। हमें क्या पता था कि ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस, हम ये होता है कि रीअक्रेंस हो जाती है या कुछ हो सकता है। लेकिन जब हमें पता चला, मेरा एक दोस्त है टीबी का पीएचडी डॉक्टर है, उससे जब डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि हमें सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया में ये पेश आ रही है इस वक्त टीबी के इलाज करने। वो पीएचडी की हुई उसने टीबी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, इस पर दवाइयाँ काम नहीं करती। और हमने वो ट्यूबरकुलोसिस का रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, हमने वो लिया और हमने उसको पोटेंटाइज किया। मैं आपको कहता हूँ 100 गुना ज़्यादा आपकी बेसिलिनियम ट्यूबरकुलोनियम से ज़्यादा वो काम करती है, 100 गुना ज़्यादा। और अगर बेसिलिनियम ट्यूबरकुलोनियम जो हमारी नॉर्मल है वो 2 दिन आपको इफेक्ट देगी, ये 10 मिनट में इफेक्ट देती है, इतना अच्छा काम करती है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ के देख, जब खुदा किसी सिस्टम की मदद करता है तो उसके लिए कोई ना कोई जरिया भी बना देता है, जब आपकी नीयत ठीक होगी। अब देखें ना, ये क्रेडिट होम्योपैथी को जाता है कि जब लोग इसको सुनेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो बेशुमार वो लोग जो बार बार टीबी के अंदर मुब्तला होते हैं, जो टीबी रेजिस्टेंस में मुब्तला होते हैं, वो ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस की जब डोज लेंगे तो उन पर दवाइयाँ काम करनी, चाहे वो एलोपैथिक दवाइयाँ चाहे होम्योपैथिक दवाइयाँ, उन पर दवाइयाँ काम करनी शुरू हो जाती हैं। और न्यूरोलॉजिकली डिफिसिट पॉसिबल है। फिर देखें, जब आपका वर्टिब्रा कॉलम कोलैप्स कर गया, उसके साथ सारा को रिलेट होता है, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पड़ा होता है, फिर वो भी डैमेज हो जाता है। तो अब बोन ट्यूबरकुलोसिस में होम्योपैथी बहुत अच्छा डील करती है, और स्टेफिलोकोकस में बहुत अच्छा डील करती है, क्योंकि हमारे पास इसके नसोड़ मौजूद है। दुनिया के किसी और के साइंस के पास इसके नसोड़ मौजूद नहीं। आगे चलते हैं। ये देखें, ऑस्टियोमाइलाइटिस वर्टिब्रा के अंदर है और इन्फेक्शन ये हुआ, ये वर्टिब्रा डिस्क को इसने ख़राब किया और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है,
और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होनी शुरू होगी। ये देखें यहाँ से एंट्री ली इसने, एक वर्टिब्रा पकड़ा और ये फैलते फैलते फिर ये मोरा ही पूरा कोलैप्स करके यूं बैठ जाएगा। अक्सर लोग आपको कहते हैं जी वो टीबी की वजह से मेरा मोरा कोलैप्स हो गया। लाइफ टाइम अब लोग माजूर हो जाते हैं। नेक्स्ट जी, ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस को कहता है कि प्राइमरी जो है ये टीबी लंग्स में थी। सीडिंग टू बोन अकर इन प्राइमरी फेज रिमेन डॉर्मेंट, वो बोन के अंदर आ गई और बड़े को पता ही नहीं चलता, कई साल गुजर जाते हैं। पता उस वक्त चलता है कि जब दर्द होता है, मूवमेंट मुश्किल होती है, जाके टेस्ट कराता है, वो कहते हैं वो हो तो इसको तो बोन टीबी है। मैं आपको अक्सर हमारे पास जब भी ये जो सेंट्रल लाइन एरिया है, आपका जो थोरेसिक एरिया है, सर्वाइकल ऊपर वाला, दरमियान में जो है थोरेसिक होता है, नीचे आपका लंबर सैक्रल है और फिर कॉक्सिक है। कॉक्सिक हो गया, थोरोस जो लंबर हो गया, सैक्रल रीजन हो गया, सर्वाइकल रीजन हो गया, ये मोस्टली बाज़ दफ़ा ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा इंजरी हो जाती है, बाज़ दफ़ा वेट लिफ्टिंग की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। वो हमने बड़ा डिटेल इसको डिस्कस। दरमियान वाला एरिया जब भी इन्वॉल्व होगा, ये ध्यान में रखें, यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि इसको रिब्स ने बड़ा बांध के रखा होता है, इस एरिया को सपोर्ट होती है इसको। तो ये सपोर्टिंग एरिया जो है, जो पसलियों के साथ बांधा हुआ एरिया है, ये अगर ख़राब होता है तो यहाँ लाजमी टीबी होगी या मैलिग्नेंसी होगी या कैंसर होगा। तो क्लिनिकली फीचर जब हम देखते हैं कि यार ये एरिया इन्वॉल्व है। अब जब लंबर वाला इन्वॉल्व होता है तो मैं ऐसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि वज़न उठाया था, कहता है हाँ जी वेट लिफ्ट किया। इसका मतलब ये एरिया जब भी आता है, अब 95% आप बिल्कुल आप फतवा दे देंगे सर्वाइकल ऑस्टियोफाइट्स हैं। यहाँ ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे क्योंकि ये सिर्फ हेड को होल्ड कर है, तो यहाँ सर्वाइकल स्पाइट बनेंगे तो यहाँ कंप्रेशन राइट लेफ्ट आना शुरू होगा। तो हर एरिया की पैथोलॉजी है, हर एरिया के कॉजेटिव फैक्टर हैं, ये आपको जानने बड़े ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप इलाज नहीं कर सकते। आपका मरीज़ आपके पास जब आएगा तो आपको जब आप कहेंगे यहाँ कोई बड़ी ख़राबी है भाई, इसको मैंने एक्सरे कराना है या मैंने सीटी स्कैन कराना है, तो वो समझ जाएगा कि बंदा मेरा जो है सही पहुँच गया। अब मेरे पास लोग आते हैं जी मेरी, मैं उसको पहले मैं कहता हूँ आपका L4-5 कंप्रेशन है या S1 कंप्रेशन है, तो अंदर फाइल से निकालता है MRI, देखें जी वाकई यही कंप्रेस है। तो ये आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि ये शैटिक कंप्रेस होगा। शैटिक 5 नर्व ही निकलती सैक्रल 1-2 और L4-5 से निकलती हैं, तो आपको यही 5 मोरे आप आइडेंटिटी करते हैं तो शैटिक नर्व होते हैं। तो दिस इज़ द सिम्टोमेटोलॉजिकली आप ऊपर जाते हैं क्योंकि आपको पैथोलॉजी का पता है, फिर आप सिम्टोमोलॉजी आप कॉजेटिव फैक्टर पे चलेंगे। जब तक आपको पैथोलॉजी का नहीं, लोकल का उसका नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम पे आप कभी भी नहीं जज कर सकते। हमें पता है कि 5 मोरे इन्वॉल्व होते हैं शैटिक नर्व में। तो जो बंदा कहेगा मैं उसको कहूँगा कि L4-5 में S1 में कंप्रेशन है, तो वो कहेगा हाँ जी MRI में तो यही कुछ लिखा है। और कॉमनली L4-5 S1 ही पकड़ा जाता है, बहुत कम होता है कि S2 इन्वॉल्व हो, L4-5 L3-4-5 इन्वॉल्व हो। तो ये देखें वो कह रहा है कि प्राइमरी टीबी लंग से आके ये बोन्स इस देखें ये सारी बोन्स ने। और काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस और के उसकी हंच बैक जैसे हो जाती है, वो ऐसे बेंड हो जाए, दिस इज द काइफोसिस। ये जो इस हड्डी की डिफॉर्मिटी जब आएगी तो फिर काइफोसिस हो जाएगा। मेटल ट्रैक डाउन शीट्स ऑफ मोलर मसल्स, और ये वो कहता है कि कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा बॉडीज लीडिंग टू स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है कि आपकी बैक बोन एस शेप में होगी, टेढ़ी होगी।
जब भी आपको ये जहन में रखें कि जो एस शेप आएगी, जिसको कहते हैं स्कोलियोसिस, या हंच बैक आएगी, कुबड़े जैसे होते हैं, या काइफोसिस होएगा, ये पिजन चेस्ट बार आ जाएगी, तो ये जहन में रखें कि 90% से बाबा टीबी का रोल है, या फिर उसके बाद जो बचता है वो सिफिलिस का रोल है। तो दिस इज़, यहाँ फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, या कल्केरिया फ्लावर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब आप इसको टीबी का नसोड़ लगाएंगे, जब उससे सिफिलिस का नसोड़ लगाएंगे, हमने बेशुमार, मुझे याद नहीं कि हमारे पास ये जो पिजन चेस्ट आती है कभी ठीक ना हुई हो। हमारे पास बच्चे आते हैं ना पिजन चेस्ट वाले, बेशुमार बच्चे आते हैं। और मैंने ये सीखा, मैं बार बार नूर मोहम्मद को मैं जब पढ़ रहा था, तो वो हंच बैक का इलाज बताता है, और वो हंच बैक का इलाज बताता है 2-2 साल, 2.5 साल लगेंगे, और आप इसको ड्रोसरा देते रहें, आप इसको ओरोमेट देते रहें, आप इसको फास्फोरस देते रहें, फिर उसको लटा के वो कहता है इसको प्रेस भी करते रहें। तो हमने तो ये प्रेस का अमल नहीं किया, लेकिन हमने ये किया कि कुछ थोड़ी बेसिस हमने और बढ़ा दी। जहाँ तक नूर मोहम्मद ने काम किया था, हमको और बढ़ा दिया। हमने बेसिलियम लगा दी, हमने सिफिलियम लगा दी, हमने कार्सिनोसन ऐड कर दी, हमने एक्सरे ऐड कर दी। तो हमारे रिज़ल्ट, मेरा उसके साथ कभी ज़िंदगी में मुकालमा होता है, अभी भी हो, तो बहुत खुश हो कि इसने हमारे काम को आगे बढ़ाया। तो बेहतरीन लोग वही होते हैं जो काम किसी के दिया होता है, उसकी वो शक्ल, उसको वसअत दें, लेकिन वो क्रेडिट उसी को जाता है कि उसने आपको रास्ता दिखाया, उसने आपको रास्ता दिखाया। हमने बेशुमार उसमें मज़ीद काम किए। मतलब जब हम ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हम उसमें बेसिलियम ऐड की, हमने वो ड्रोसरा देता था, हमने बेसिलियम ऐड की, फिर हमने एक्सरे ऐड की, फिर हमने कार्सिनोसन ऐड की, हमारे रिज़ल्ट और अच्छे आने शुरू हो गए। लेकिन बेसिक गाइड एक थी उसकी। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैंने नूर मोहम्मद की कुछ 30-40 दवाइयाँ देता था टोटल, और मैं कोई महीना बैठा रहा उसके क्लिनिक पे जाके, उसकी डेथ के बाद की बात है। हमने वो सारे रजिस्टर देखे कि क्या क्या देता था, क्या क्या करता था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नसोड़ को समझने का मुझे वहाँ से ही मिला कि वो उस ज़माने में बेसिलियम, ट्यूबरकुलोनियम, एंथ्रेक्सिनम, हाइड्रोफोबिनम उस ज़माने में इस्तेमाल कर रहा है। 1988 उसमें उसकी डेथ हुई है। इसका मतलब है वो उसकी प्रैक्टिस 60s के बाद की है। तो ये 60 में होम्योपैथी का तो कंसेप्ट ही कुछ नहीं था जी। 2 दवाइयाँ याद करें तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलती थी। तो जो बंदा उस वक्त सिफिलियम का इस्तेमाल करा, उस वक्त ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करा। लेकिन ये नूर मोहम्मद का भी कमाल है। लेकिन अगर आप बोरोक को पढ़ें तो बोरोक तो 100 साल पहले ट्यूबरकुलोनियम, अगर उसकी रिलेशनशिप पढ़े तो स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सिफिलियम का इस्तेमाल कर रहा है। पढ़े ना, न्यूमोकोक्सिन का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब साइंस तो मौजूद थी, इस्तेमाल करने वालों की आंखों में वो नहीं गुजरी। मैं पिछले दोस्तों को मैंने कहा मैं सल्फ्यूरिक एसिड मैंने कोई 400 दफ़ा पढ़ी होगी, लेकिन मैं किसी चीज़ और को ढूंढने निकला तो मैंने जो उसकी स्किन का चैप्टर पढ़ा था उसमें लिखा स्टेप्टोकोकस को और स्ट्रेप्टोकोकस को भी ठीक करती है। इसका मतलब कसूर तो मेरा था कि मैंने पिछले 40 साल सल्फ्यूरिक एसिड को भी सही तरीके से नहीं पढ़ा। तो हम ठीक ऐसे करते। आज जो लोग कहते हैं कि जी वो ये नसोड़ लेके आ गए, भाई नसोड़ मैं क्या लेके आया? तो बोरो की किताब अपने टेबल से उठा के पढ़े, फेंको, मैं देखता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चलती है। आप बोरो की किताब उठा लेना अपने टेबल से, तो भाई बोरो की आपने टेबल पे किताब उसी को पढ़ते हैं, उसी से प्रैक्टिस आते हैं, उसी के खिलाफ बोलते हैं। इससे कमी कोई होगी? इससे कम ज़र्फी कोई होगी? नहीं होगी। तो ये बदयानती है सिस्टम के साथ। आप जिसको पढ़ते हैं आप लोगों बच्चों को बताएं कि हमने वहाँ से पढ़ा है और ये बात जो है ये देखें। आप कोई अपने पल्ले से बात करते हैं तो वो और बात है। आप कुरान पाक का हवाला देख के तो उसको तो फिर उसकी सच्चाई को तो कोई रोक नहीं सकता।
आप बात करते हैं मैं ऐसे करता हूँ, आप ऑर्गेनन की क्लास का हवाला देते हैं उसको, तो फिर कौन रोक सकता है? आप कैंट का, नैश का आप हवाला देते हैं, फिर उसको कौन रोक सकता है? उन्होंने तो इसके बीज बोए, उसने इसकी आबियारी की है। तो मैं ये भी कह सकता था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है। भाई नहीं भाई, बच्चों को आप पढ़ाएं कि ये कहाँ से मिला है, ये आज की बात नहीं है भाई, ये 100 साल पुरानी बात है, हमें बताई नहीं गई, हमें समझाई नहीं गई। आप कहते हैं आप देखें जी 1920 में किताब लिखी गई है बोरे की, या 19 में या 18 में लिखी गई है, हाँ 1904 में लिखी गई। अब देखिए 1904 में उसने लिखी है, और उसमें अगर आप ट्यूबरकुलोनियम पे पढ़ें, उस वक्त ट्यूबरकुलोनियम उसने लिखी हुई है, आप ट्यूबरकुलोनियम के रिलेशनशिप में चले जाएं। वो कहता है जिस बंदे को वैक्सीन लगी हुई है उसको ट्यूबरकुलोनियम नहीं काम करती, मैं थूजा दे के देता हूँ फिर काम करती है। फिर जब ट्यूबरकुलोनियम के साथ स्टेफिलोकोकस मिल जाता है तो मुझे ट्यूबरकुलोनियम के साथ स्टेफिलोकोकस देना पड़ता है। जो कहते हैं ना दो दवाइयाँ कहाँ से आ गई, और फिर वो कहता है मुझे स्टेप्टोकोकस भी देना पड़ता है, 3 भी शामिल हो जाते हैं। बाद मरीज ऐसे आते हैं, हम उनका कल्चर कराते हैं तो 2 बैक्टीरिया निकले होते हैं, 3 निकले होते हैं। इकोलाई भी निकला हुआ है जी, सूडोमोनास भी निकला हुआ है, स्टेप्टो भी निकला है, स्टेप्टो आप कल्चर करा के देखें ना। तो एक बैक्टीरिया को दूसरा बैक्टीरिया बड़ा हो तो मारने की सलाहियत रखता है, लेकिन आप अगर 2 सोड का भी इस्तेमाल करते हैं तो मैंने तो नहीं किया, तो बोरोक भी करता था। वो तो कहता है जब ट्यूबरकुलोनियम मेरी नहीं काम करती तो मैं फिर सिफिलिनियम ही देता हूँ। वो उठा के पढ़ लेना। तो जब हम इसको, अब उस बेचारे का कसूर तो नहीं, उसमें क्लेमेडिया नहीं था, उस वक्त एच पेलोरी नहीं था, उस वक्त ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस नहीं थी, उस पर कोरोना नहीं था, उस पर इन्फ्लुएंजा नहीं था। देखें बहुत सा इन्फ्लुएंजा भी उसने लिखा। बेशुमार बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस वक्त नहीं थे। तो मुझ पे आप पे क्यों जुर्म है? जब हम अपने घर का चूल्हा ही बोरो की किताब पढ़ के चलाते हैं, कैंट की किताब पर चल के आते हैं। यार खुदा का खौफ करें भाई, लोगों को क्या समझा रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहे हैं आप? ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर, जब बंदा आपको कहेगा यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, देखिए जब लॉन्ग बोन में कहीं दर्द होगा तो वो लोकलाइज होगा, जब जोड़ में जाएगा, जब वर्टिब्रा में जाएगा तो फिर वो स्प्रेड करेगा। वो कहता है लोकलाइज बोन पेन होगा, लोकलाइज बोन पेन होगा कि उस एरिया में जख्म है। जब वो जॉइंट में स्प्रेड कर गया तो काम खराब हो जाएगा, लोकलाइज पेन होगा। फीवर एक्यूट केसेस में होता है, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, रिड्यूस जॉइंट मूवमेंट हो जाएगी, साइनस डिस्चार्ज होगा। ये क्लिनिकल फीचर होंगे। नेक्स्ट, ये उसको वही चीज़ें उसने पिक्चर की शक्ल में दे दी हैं। पेन होगा, फीवर होगा, रेडनेस होगी, देखें ये, और लैक ऑफ एनर्जी होगी, थकावट होगी, इनेबिलिटी टू मूव होगा, ड्रेनेज पस कहीं ना कहीं से आने शुरू हो जाएगी, और इरिटेबिलिटी होगी। ज़्यादा बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है जब सेहत ठीक ना हो। ठीक हो गया जी। ये वो इस एरिया को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, फर्स्ट मेटा ऑर्सल हेड है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है। मतलब आपको डिफरेंट एंगल से पाँव का वो समझा रहा है कि ये ख़राब हुआ है और ये इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। ये डायबिटिक फुट है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, राइट फुट है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या है जी? ल्यूकोसाइट्स, एक्यूट, ESR, CRP। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो ESR बड़ा होगा, CRP रेज होगा, और फिर जिसका मैंने जिक्र किया ब्लड कल्चर, पस कल्चर, और जो है वो बोन बायोप्सी। ठीक है जी।
एक्सरे, MRI, CT स्कैन, बोन स्कैन। और आपके पास वैसे में जो लोग आते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, ये सारा करा के आए होते हैं। अल्टीमेटली वो कहते हैं आप होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि शायद कोई काम हमारा बन जाए, मतलब शायद काम बन जाए, लेकिन जहाँ 100% बनना चाहिए। शायद को हटाएं लोगों के जहन में, लोगों को फिर भी आपसे उम्मीद है, लोगों को सिस्टम से उम्मीद है, मुझसे नहीं है, आपसे नहीं होगी, लेकिन सिस्टम से लोगों को उम्मीद है कि यार कोई बंदा, लोगों को पता चलता है और यार फ़लाँ बंदा ठीक हो गया था, तो कहता है शायद मेरा भी कोई काम चल ही जाए। लेकिन जब हम साइंटिफिकली लोगों का इलाज करना शुरू कर देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बड़ी बनेगी। जब आपको स्टेफ्लो डायग्नोज करके, स्टेप्टो TB डायग्नोज करके बाहर लाएंगे, सूडोमोनास, इकोलाई बाहर लाएंगे, फिर आपके पास इलाज के रास्ते होंगे, तो फिर लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और मुझे खुशी है कि आज से 30 साल पहले की जो लोगों की रेशो थी, उसमें बहुत इजाफा हुआ है, बहुत फ़र्क पड़ा है। होम्योपैथिक डॉक्टर सोच भी नहीं सकता था कि वो कल्चर कराएगा। इवन एलोपैथिक डॉक्टर कल्चर नहीं कराता। इतनी फाइलें लोगों के पास उठाई होती हैं, उनके पास कल्चर रिपोर्ट नहीं होती। वो अब सोचने पे एलोपैथिक डॉक्टर भी, स्पेशलिस्ट भी मजबूर हैं, ये कहाँ से डायग्नोसिस होम्योपैथिक वाले करा के भिजवा रहे हैं। यकीन माने, हैरत होती है उनको। और मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, ये जो होम्योपैथी की जो साइंस है ना, ये आप कहते हैं ना जहाँ एलोपैथी एंड होते हैं, बेसिकली इनके जो फाउंडर था, जो उसके 2 दोस्त थे, उसके जो साथी थे, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, अपने ज़माने के पाए के डॉक्टर थे। ये साइंस उसके आगे की साइंस निकली है, और हम ये समझते हैं कि उससे कोई पीछे की साइंस है। और जब जो मैं लैंग्वेज बोल रहा होता हूँ, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर सुनते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये हमसे एडवांस साइंस है, और ये हकीकतन उनसे एडवांस साइंस था। ख़राब क्या किया, ये पतली पतली गर्दनों वाले हैं, छोटी छोटी हैं, जिनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता, जिनका एक्सेंट ठीक नहीं है, जिनको टर्मिनोलॉजी नहीं आती, वो इस होम्योपैथी के ठेकेदार बने हुए हैं। और हम इंशाल्लाह उनको, ये मेरी नस्ल जो आने वाली नस्ल है, जो समझ रहे, सीख रहे हैं, ये चले जाएंगे, और हम एडवांस साइंस दुनिया में हम कहलाएंगे। क्योंकि इसके जो बानी लोग थे, वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे, वो इन्हीं जो सर्जन जो आज आपको नज़र आते हैं, इन्हीं की एडवांस शक्ल में लोग बैठे होते हैं, इससे आगे सोचने वाले लोग बैठे हुए थे। हमें जो विरासत मिली है, वो कोई तिब से नहीं मिली, कोई आयुर्वेदिक से नहीं मिली, कोई यूनानी से नहीं मिली, हमें एलोपैथिक डॉक्टरों की एडवांस शक्ल में उन्होंने एक नया निज़ाम दुनिया को दिया, हमें विरासत वो मिली है, हमारी तो लेगेसी वो है। और हम जाके लोगों से छुपते फिर रहे हैं कि जी हम तो हो, हम तो हो। लोग, आप खुले दिल से जाके आप बात करते हैं, और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा आप होम्योपैथी खाएं, ओहो बिल्कुल खाएं, ज़रूर खाएं। वो ऐसे मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। मैं नहीं चाहता कि हम किसी सिस्टम को समझें। ऐसे लोग आते हैं, मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ, तौबा भी करता हूँ, इनकसारी में भी जाता हूँ कि वहाँ एंड होती है तो वाकई फिर इधर आते हैं। और उसकी वजह से है कि हम उनकी उस ज़बान से आगे निकलते हैं। हम जब ये कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते जी ऑस्टियोमाइलाइटिस बुला का नाम है, तो कहेंगे यार इससे मैं इलाज क्या करूँगा, आप अलामात बताएं। जब मैं उसको ब्रीफ करूँगा कि व्हाट इज़ द ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉजेटिव फैक्टर क्या है, तो मैं कहूँगा कि आपने इसका कल्चर कराया हुआ है, इसमें स्टेप्लो निकला हुआ है, ट्यूबरक्लोनियम निकला, ट्यूबरक्लोसिस निकला हुआ है, तो तब उसकी आंखें खुलती हैं ना कि ये जानता है कि व्हाट इज़ द ऑस्टियोमाइलाइटिस। अगर मैं पहले जानता हूँ तो फिर मैं कोई दवाई निकालूंगा, ठीक है ना। जब मैं नहीं जानता तो कहेगा इसको तो पता ही नहीं है ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है। तो हमें, जब हम इस पे करेंगे, जब हम इस पे बात करते हैं, जब हम इसका हल भी लोगों के सामने रखेंगे कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इसका ये हल है, तो फिर लोग आप पे यकीन करेंगे, फिर आपकी तरफ लोग आएंगे। चलें जी,
रेडियोलॉजिक फाइंडिंग है, लैक्टिक लीजन होगा, पेरियोस्टियम रिएक्शन होगा, सिकोमेस्ट्रम होगा, इन्वॉल्क्रम होगा, बोन डिस्ट्रक्शन आएगी, ये तो आपको फाइंडिंग आ जाती है। आगे चलते हैं जी। कॉम्प्लिकेशन क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस पर शुरू हो जाएगा। पैथोलॉजी की फ्रैक्चर है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन में है, ग्रोथ रुक जाएगी जब आपका बोन मैरो इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका मास्टर सेल डिस्टर्ब हो जाएगा। अमाइलोइडोसिस होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग, और स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा, और फिर स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा बन सकता है, साइनस ट्रैक्ट बन सकता है। आगे चलते हैं। ये उनका, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो फिर कहता है कि स्टेफिलोकोकस इज मोस्ट कॉमन कॉज, MRI मोस्ट सेंसिटिव टू इमेजिंग, बोन बियाप्सी, ये आगे करता है, की पॉइंट बता रहा है आपको। आगे चलते हैं जी। दिस इज द होम्योपैथी। मैंने यहाँ दवाइयाँ डाली हैं और मैं दवाइयों के थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाता हूँ। एंथ्रेक्सिनम एक ऐसी दवाई है जिसके बगैर आप क्रोनिक इन्फेक्शन को ठीक करने की सलाहियत नहीं होती। बेसिकली एंथ्रेक्सिनम जो है ये तिल्ली के कैंसर से बनी हुई है, और तिल्ली का कैंसर कब होगा कि जब ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तिल्ली इज अ फिल्ट्रेशन, वहाँ ब्लड, वहाँ नेक्रोसिस, वहाँ सेल का ऊपर नीचे हो जाना, सारा अक्सर जब अल्टीमेटली थैलेसीमिया हो और सिकल सेल डिजीज़ हो, आपका लिवर कैंसर हो, बेशुमार ऐसे अमराज हैं जहाँ अल्टीमेटली तिल्ली को रिमूव किया जाता है। तो ये तिल्ली के कैंसर से बनी हुई दवाई है, लिहाजा इसकी ब्लड के अंदर चेंजेस लाने में इस एंथ्रेक्सिनम का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पैदा करती है। हमने हज़ारों डायबिटिक फुट इससे बचाए हैं। हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस के सैकड़ों हज़ारों लोगों को हम पहली डोज इसी की देते हैं। इसके बगैर आपका कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो बोन का है, चाहे वो कोई भी है, वो इसके बगैर ठीक नहीं होता। हैं जी? थैलेसीमिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, थैलेसीमिया में ऐसे जब आपकी बेसिकली तिल्ली जब बढ़ जाती है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो तिल्ली रिमूव की जाती है ना, तो ये उस तिल्ली की खराबी को ठीक कर देता है, क्योंकि उसी का ये निचोड़ है। आपके कार्सिनोसम तो बहुत आगे हैं ना, ये पुराना है। और ये भी मैं आपको सच्ची बात, आज मुझे नूर मोहम्मद बहुत याद आ रहा, ये भी उसकी देन है। ज़ोहर साहब कहते थे, मैं पिंपल्स वगैरह के लिए पूछने में आ गया जी, ज़ोहर साहब कोई दाने की दवाई दसो, बच्चियाँ आंदियाँ ने ठीक ही नहीं होते। वो कहते यार नूर मोहम्मद एंथ्रेक्सिनम, मैंने काशीराम में इसको पढ़ा तो इन्फेक्शन से भरा हुआ है ये। अच्छा, मेरे जितने जानने वाले थे किसी के पास एंथ्रेक्सिनम नहीं थी, माँ सिवाय नूर मोहम्मद के पास थी। मैं लाहौर भी गया, मुझे किसी ने कहा कि उसके पास पता कर, नूर मोहम्मद साहब का बेटा था रशीद, तो उसके पास जब मैं गया, ये बहुत पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा यार मुझे एंथ्रेक्सिनम, मुझे पता चला कि शायद आपके पास मिल जाए। कहता मेरे पास एक ही बोतल है, लेकिन मैंने इस शर्त पे दूंगा कि मुझे इससे कतरे देगा तो मुझे भी। 1 ml थी उसके पास। फिर मैंने डोलिसिस की मंगवाई CM में एंथ्रेक्सिनम। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे एंथ्रेक्सिनम इस्तेमाल करते भी 30-35 साल हो गए। तो मैंने सबसे पहले हमने ये दानों के लिए शुरू की है, फिर मैंने इसको सोराइसिस में यूज़ किया, फिर मैंने इसको इन्फेक्शन में ज़रूर किया, फिर तो बेताशा इस्तेमाल है एंथ्रेक्सिनम। ये लंग्स कैंसर की भी दवाई है बेशुमार। बहरहाल एंथ्रेक्सिनम के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। मतलब आप कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन है, मैं नहीं समझता कि आप एंथ्रेक्सिनम के बगैर ठीक कर सकते हैं। आ गया मज़ा?
सिफलिनियम बेसिकली डिस्ट्रक्टिव हड्डियों को खा जाता है। हम जितनी बोनी डिजीज़ हैं, जितनी बोनी डिफॉर्मिटी हैं, हम सिफलिनियम का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, गलने सड़ने के अमल को ठीक करती है। और सिफलिनियम पे अगर किसी ये जो हड्डियों की ग्रोथ को ठीक करती है हड्डियों पे। और सिफलिनियम सबसे पहले जो पकड़ी गई है वो ब्रेन में। ये बेसिकली न्यूरोलॉजी की बड़ी दवाई है। ब्रेन के अंदर सिफिलिस सबसे ज़्यादा पाया गया। और पहली डायग्नोसिस ब्रेन की जो बायोप्सी अगले ने की, ब्रेन को खोला तो उसने कहा इसके अंदर तो सिफिलिस का बैक्टीरिया मौजूद है। जबकि हम ब्रेन पैथोलॉजी में हम इसको यूज़ ही नहीं करते, हड्डियों में यूज़ की जाती है। नूर मोहम्मद ने भी इसको हड्डियों में बहुत यूज़ किया है। ब्रेन पैथोलॉजी में आपका साइकोटिक का भी बड़ा रोल है, जहाँ मेडोरिनम देखें आपकी याददाश्त खत्म कर देती है। DNS में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? किस में? DNS ये हड्डी में जो बात हो रही है। नहीं, हड्डी की जो वीकनेस है ना, अब आपको हमने बताया कि हड्डी को कमज़ोर करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। टीबी इनहेरिटेड, कैंसर इनहेरिटेड, सिफिलिस, ये सारी हड्डियों को खाने वाली चीज़ें हैं ना। एक्सरे जो है, क्योंकि मैं इतनी डिटेल तो नहीं बोलूँगा ना, मैं ज़रा दो लाइनें बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बोलना है ना। एक्सरे बेसिकली डीएनए तक एक्सेस रखता है। DNS का क्या है? DNS का क्या है ना? हाँ, डीएनएस में आपकी ट्यूबरकुलोनियम का ज़्यादा रोल है ना। बेसिकली साइनसाइटिस होगा, साइनस होगा, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीशन जब आउट होनी शुरू हो जाएगी तो 7 कार्टिलेज बोन है ना, तो ये मेम्ब्रेन जब इन्फेक्टेड होगी तो कार्टिलेज बोन इन्फेक्टेड हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो टेढ़ी हो जाएगी। दिस इज द डीएनएस। ठीक होगा। 4 दवाइयाँ डीएनएस में बेसिक रखती हैं: ट्यूबरकुलोनियम, इन्फ्लुएंजम, मेडोरिनम, सोराइनम, और अगर उसके बाप को पीती तो कार्सिनोसम। इनके बगैर साइनसाइटिस, डीएनएस ठीक नहीं होता। हम जाएंगे ना अब गुजरांवाला जब, तो मैं हेड टू टो शुरू करूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हेड में प्रॉब्लम है, कौन कौन से नाक के प्रॉब्लम है, कौन कौन से गले। पहले हमने एज वाइज शुरू किया था, इस दफ़ा हमने डिफरेंट साइड से हम आएंगे हेड टू टो, ताकि लोगों को पता चले कि हम सिर्फ एक लाइन नहीं जानते, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्सरे बेसिकली डीएनए तक एक्सरे कर सकता है। एक्सरे की पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब एक्सरे से लोग एक्सपोज हुए तो उनको कैंसर हुआ, और कैंसर कब होता है? जब डीएनए खराब हो जाता है। तो इतना याद रखें कि जो बहुत डेप्थ में जब ऑस्टियोमाइलाइटिस चला जाएगा, नहीं निकलेगा, तो एक्सरे की सपोर्ट हम लेंगे। कार्सिनोसम और कार्सिनोसन मेलानोमा, कार्सिनोसन ऑस्टियो, ये बहुत आम रोल है इनका, इसके अंदर बहुत आम रोल है। ट्यूबरकुलोनियम, आपको अंदाज़ा ये हो जा गया कि उसने जनाब कहा कि बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस का काज, बड़ा काज क्या है? टीबी काज है। तो आप ट्यूबरकुलोनियम, ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस, बेसिलिनियम, इसके बगैर और ड्रोसरा के बगैर आप ऑस्टियोमाइलाइटिस का कॉज जिसका टीबी होगा आप इलाज नहीं कर सकते। स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस जिनका पॉजिटिव होगा उनका आप इलाज नहीं कर सकते एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। बोन्स के अंदर आप अगर चले जाएं मिनरल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, तो ओरोमेट मिनरल ग्रुप से टॉप पे दवाई है। और हड्डियों, अगर आप ओरोमेट को और से पढ़ें तो हड्डियों की ये जान है, हड्डियाँ इसके बगैर खोखली हैं, हड्डियाँ इसकी खाई जाती हैं। हड्डियाँ ऑस्टियोप्रोसिस हो, ऑस्टियोपीनिया हो, ऑस्टियोफाइट्स हो, ओरम की बतौर एक हेल्पिंग मेडिसिन के आप ठीक ही नहीं कर सकते। और ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है कि जब बोन्स की अपनी जो कंपोजिशन है, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें सल्फर है, जिसमें फास्फोरस है, जिसमें कल्केरिया है, वो कंपोजिशन जो है वो जब तक उसको ओरोमेट स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड किया, उसकी कंपोजिशन दुरुस्त नहीं। वो रेगुलेटर है उनका ये। और आप ओरोमेट
हर उस बोन की बीमारी के अंदर अगर ओरोमेट बतौर हेल्पिंग मेडिसिन देंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बोन ओरोमेट के बगैर बोन का इस्तेमाल जो है, बोन ठीक होना बड़ा मुश्किल काम है। और हनीमन देखें, हनीमन कितना बड़ा आदमी है कि वो कह सकता था ना मैंने ओरोमेट के बारे में ये देखा, मैंने ये समझा, तो कह देता ना। वो असल में लोग आपको जब पढ़ा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, तो वो इखलाकी दर्स भी दे रहे होते हैं। उसने कहा ओरोमेट को मैंने अरबी फिजिशियन से समझा। कितनी मज़े की बात। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं मैंने किसी से सीखा। क्रिश्चियन है तो मुसलमान का नाम ले रहा है, उससे सीखा, जाबर का, और उसका नाम लिया उसने। तो आप मटीरिया मेडिका उसका पढ़े ना, इब्ने खल्दून और जाबर, इनके नाम लिए उसने कि मैंने सोने का इस्तेमाल इनसे सीखा। इखलाकियात दर्स भी ये दे रहा है कि इंसान कोई बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं सीख के ही बड़ा बनता है। अच्छा, ड्रोसरा। अब ड्रोसरा को ये भी हमें नूर मोहम्मद से मिला। वो हड्डियों में ड्रोसरा का इस्तेमाल करते। लोग तो इसको खाली खांसी की दवाई समझते थे। आप ड्रोसरा को पढ़ें जाके काशीराम में, टेलर के कुछ ने 10 केस दिए हुए कि फलां की हड्डियाँ कमज़ोर थी, वो गाड़ी की लचक भी बर्दाश्त नहीं करती, हमने उसको ड्रोसरा दिया 1M 10M में, तो 6 महीने साल बाद उसकी हड्डियाँ मजबूत है। बेसिकली ड्रोसरा का जो ये बेसिकली प्लांट ग्रुप से इसका तल्लक है। इसका फूल बड़ा खूबसूरत होता है और उसके ऊपर ऐसे वो जैसे शहद नहीं पड़ा होता, इस तरह ड्रॉप्स पड़े होते हैं। और जब भी इन पर इंसेक्ट बैठता है तो ये यूँ बंद होना शुरू हो जाता है, उसको हड्डी समेत ये खा जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें ड्रोसरा प्लांट की कि यूँ खूबसूरत फूल है। इसके बाद ऊपर जो इंसेक्ट आगे बैठा, मच्छर बैठा, कुछ आगे बैठा उसको खाने के लिए, तो इसकी खुराक ही वो है इंसेक्ट, वो यूँ बंद होगा, खा जाएगा उसको। तो फिर मुझे समझ आई कि ये बोन के स्ट्रक्चर को खा जाता है बंदे को, मतलब उस जानदार को हड्डी परों में ही हड़प कर जाता है। एक और जैसे सांप है ना, जिसको वो कहते हैं, वो बड़ा सांप जो है उसका क्या नाम है? हाँ, पाइथन। पाइथन भी ना बुरा निकल जाता है बंदे। अब पाइथन हमने मंगवाई है, तो पाइथन का हम वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ हम ड्रोसरा का करेंगे। पूरा वो बंदे को खा जाता है हड्डियों में, फुट कर पूरा ही अंदर ले जाता है ना चीज़ को। ये ड्रोसरा भी और पाइथन में मशाबत है, तो ये इस पे हड्डियों के समेत खा जाता है। लिहाजा जहाँ भी स्ट्रक्चरली तबाह हो रहा है स्ट्रक्चर, वहाँ ड्रोसरा जहन में बैठा। काली खांसी से निकल जाए, बहुत बड़ी दवाई है। हमारे तो दवाइयाँ लोगों कईयों के घर चलते हैं, जो हमने 30-40 साल काम किया है ना, और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी, लेकिन लोग ये समझते हैं मैं आज नूर मोहम्मद का नाम थी तो उसकी कब्र में रूह खुश होती होगी। उसके बेटों ने इतना नाम नहीं लिया होगा जितना मैंने लिया, यकीन माने, इसलिए कि उसने इंसानों के लिए काम किया। चाहे उसका काम पब्लिश जिसका तो नहीं हो सका, लेकिन मेरे तक तो पहुंचा ना वो, यार मुझ तक तो पहुंचा ना, मैंने इसको क्यों इधर रोकना है? मैंने इधर क्यों रोकना है? अगर मैं रोकूंगा तो मैं बददियानत हूं, मैं उसका नाम भी ना लूं तो मैं बददियानत हूं। खुदा आमद ही नहीं करता हम पे, उसने ऐसी आमदें की हैं कि हम खुद सोचते हैं कि यार
ये कहाँ से तूने मेहरबानी कर दी है? ये तूने कहाँ से मेहरबानी कर दी है? इसलिए कि दरिया को जब बंद डाल देंगे तो फिर आगे तो पानी नहीं जाएगा, फिर अगली फसलें सैराब नहीं होंगी, अगले लोगों तक नहीं पहुंचता। तो बंद ना डालें, उसको रोके मत, उसको चलने दें। मज़ा है ना चौसरा और नेट का, कभी आपको भूलेगा नहीं। जहाँ किसी का बोनी स्ट्रक्चर तबाह होगा, आपको ड्रोसरा और याद होने चाहिए। कैनाडीडा बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, ईस्ट कैनाडीडा। और कैनाडीडा भी पहले से ज़्यादा एक इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन इसका नसोड़ भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है। कैनाडीडा का तो किसी को पता ही नहीं था। मैं मैनचेस्टर में हॉस्पिटल में था तो मुझे उसने कहा कि इसको ना फंगल है, तो मैंने कहा कि ईस्ट है या कैनाडीडा है? तो मुझे कहती है आपको कैसे पता है गोरी? मैंने कहा मुझे पता है तो फंगल होगा तो ये फिर कैनाडीडा ही होगा। तो हम कैनाडीडा पिछले 20 साल से इस्तेमाल करवा रहे हैं इसका मसूल। इकोलाई, सूडोमोनास, सिम्फाइटम, जहाँ फ्रैक्चर होगा, ये सिम्फाइटम ऐसी दवाई है कि जो पैदाशी बच्चे हमारे पास आते हैं 2 साल 4 साल के, जिनके फ्रैक्चर नहीं ठीक होते, फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यकीन माने हमने सैकड़ों बच्चे जो है ना सिम्फाइटम से ठीक किए। पीछे मतलब आपका सी वगैरह लगा के, ड्रोसरा और लगा के, सिम्फाइटम फ्रैक्चर को, ना सिर्फ फ्रैक्चर को ठीक करती है बल्कि उसको प्रोटेक्ट करती है, फ्रैक्चर होने के अमल को रोकती है। मैंने आगे उस बच्ची का केस बताया ना आपको कि उसकी हड्डी कमज़ोर थी, उसको फ्रैक्चर होने के, आप फ्रैक्चर सिम्फाइटम देते हैं, हड्डी को मजबूत कर देगी। विटामिन डी तो बेसिकली और सोर्स है, लेकिन विटामिन डी की वजह से अगर हड्डी कमज़ोर हो रही है तो सिम्फाइटम, कलकेरिया फास, फास्फोरस, कलकेरिया कार्ड, ओरोमेट, सलेशिया, एसाफोटेडा, ये वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो हड्डी की जान है। और आप देखें कि हार्मोनल इश्यूज़ पे आ जाती है, जैसे सिपिया आपका जो एस्ट्रोजन लेवल या प्रोजेस्टेरोन लेवल है या टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करती है। जब वो इम्प्रूव होगा तो हड्डियाँ भी बेहतर हो जाती हैं। हमारे पास जो रिकटी बच्चे पैदा होते हैं, हम उनकी माओं को सिपिया और कलकेरिया फास खिलाते हैं, हम उनको सिफलिनियम खिलाते हैं, हम उनको ओरोमेट खिलाते हैं, उनके यहाँ रिकटी बच्चे पैदा नहीं होते। फिर रूटा भी कंपाउंड फ्रैक्चर, जो आपका लिगामेंट्स का और बोन का फ्रैक्चर, रूटा उसको बहुत अच्छा ठीक करती है। आगे जी, कलकेरिया कार्ड, कैल्शियम। आप यकीन माने, हमने कलकेरिया कार्ड से बोन ठीक किए, हमने कलकेरिया कार्ड से दिमाग के ट्यूमर ठीक किए, हमने एपिलेप्सी ठीक की, हमने जो बच्चे चलते बोलते नहीं थे, कलकेरिया कार्ड। और हमने क्या पकड़ा हुआ था, एक अलामत मैंने पकड़ी होती थी बच्चों में, माजूर बच्चों में, कि सर पे पसीना आता है, सोते हुए नहीं आता। ये कैल्शियम का बड़ा खासा है। पाँव ठंडे, सर गर्म, बेलाडोना की क्रोनिक है, और सर पे अगर पसीना वाइल स्लीपिंग बगैर अनकवर्ड अगर आता है तो कलकेरिया कार्ड कभी फेल ही नहीं होती, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना। पीछे में आजमेटिक आप दवाई लें, इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कलकेरिया फास, बेसिकली ये जितनी दवाइयाँ हैं बेसिकली हड्डियों की जान है ये। लेकिन ये जितनी दवाई है, ये जितनी हमने दवाइयाँ, सलेशिया, अब जब हम ऑस्टियोमाइलाइटिस को ठीक करते हैं, और मैं पिछले 30 साल से हम सलेशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 30 साल से, 30-35 साल से। मेरा शाज़ो नाज़र, मैं नहीं कह सकता किसी के ऊपर से आई हो तो ना बचाओ, ऑस्टियोमाइलाइटिस वाला या डायबिटिक फुट वाला, सलेशिया ने उससे को बचाया। हमने बिगड़े हुए ज़ख्म, जितने पुराने ज़ख्म हुए, सलेशिया ने उसको ठीक किया।
सिलेशिया का इस्तेमाल हमने एक नए अंदाज में किया। हमें तो हर बंदा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब हम प्रैक्टिस में, मैंने कहा फास्फोरस कभी नहीं देनी, सिलेशिया कभी नहीं देनी, ट्यूबरकुलोनियम कभी नहीं देनी, कार्सिनोसन कभी नहीं देनी। वो मैं जब पढ़ता हूँ तो वो कहता है सिलेशिया तो टीबी की दवाई है, तो फिर क्यों नहीं देनी। अच्छा, सिलेशिया सप्रेशन करता है, इसकी एक बड़ी एक खसूसियत है। ये सिलेशिया हो गया, पल्सटीला का क्रोनिक है सिलेशिया, इसकी ये जहाँ से इनको रुकावट मिलेगी नहीं, इसने आगे काम शुरू कर देना, आगे का इसने उल्टा चलन पड़ना है। मतलब जहाँ इनको रुकावटें मिलेंगी, इसने दूसरी तरफ चल पड़ना है। इसलिए कहते हैं कि जिनको टीबी होगी या जिनको होगी, तो अगर डायरेक्ट सिलेशिया, तो वो क्या करेगा कि वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करके उसको वहाँ उसकी जो सेल हैं उनको स्क्वीज कर देगा। तो फिर हमने इसका हल निकाला। हमने पल्सटीला से इस किस्म के ठीक किए केस के आप बंदा सोच भी नहीं सकता, जो मैं एक निश्चित में बता ही नहीं सकता कि इतने केसेस हैं। हमने शुरू में इसको जहाँ इन्फेक्शन मैंने देखा ना, इंथ्रेक्सीनम जब हमने लगाई, फिर हमने इसके अंदर बेसिलिनियम लगाई, ग्रेफाइट जब हमने लगाई, तो जिससे इतनी सेफ होगी कि इससे बेहतर दुनिया में एंटीबायोटिक ही कोई नहीं। ग्रेफाइट करती है, बाहर के रुख चीज़ों को रखती है, धकेलती है। उसने पीछे लॉक किया, सिलेशिया को उसने रिवर्स नहीं आने दिया, आगे का। पल्सटीला को उसने आगे धकेला। आप जो है चाबुक लेके खड़े हो जाए ना, तो फिर जानवर आगे भागता है। पीछे घोड़े पे चाबुक चलता है ना, वगैरह खड़ा नहीं हो जाता, रिवर्स मारता है ना घोड़ा। आप देखा ना टांगे वाला, बाद गांव के लोग जो जानते होंगे, जानवर जो ना जो जूट पड़ा होता है उसको तोड़ देते हैं, पीछे आ जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये वो चाबुक है जो बिल्कुल सीधा रखता है, जो पीछे नहीं आने देता। तो जब आपका नसोड़ पे ग्रिप है, कोई भी मिनरल है, चाहे वो पॉइजन है, वो रिवर्स नहीं मारेगा, ये उसको ब्लॉक करेगा, इसको आगे पुश करेगा। आगे नसोड़ की ये साइंस यही है। मैं हज़ारों लोगों पे सिलेशिया काम, मेरा पहला केस था जब मैंने आज से कोई 32-35 साल, एक बच्चे के कान बहते थे तो मैंने उसको सिलेशिया दे दी, कि कान जो बहते हैं, डायरेक्ट दे दी, नहीं पता था। अब वक्त लगता है। उसने कहा जी पी बंद हो गया बच्चा, तो फिर चीखें तो पुकार, पास बंद होगी अंदर, तो नर्व पे उसने प्रेशर डाला, तो उसको मेरे पास आया। तो मेरे पास मुझे इतना याद था कि सिलेशिया की एक्यूट जो है पल्सटीला है, तो मैंने उसको पल्सटीला दी, तो कान फिर बहना दूर हुआ, तो दर्द खत्म हो गया। तो सिलेशिया हमें भी तंग किया है इसने। देखे ना, जो सपेरा होता है वो सांप कोबरा भी पकड़ लेता है ना, पकड़ता है या नहीं पकड़ता। फिर हमने इसको पकड़ा, जिस तरह कोबरे को ना सपेरा पकड़ता है। हमने कहा अब इसको हमने पकड़ लिया। फिर हमने इसको बंदोबस्त करके यूज़ किया, और अल्लाह का शुक्र है, इससे वो कहते हैं कि नहबती दुनिया में कोई नहीं इन दवाइयों से। इसी तरह हमने फास्फोरस से काम लिया, इसी तरह हमने पल्सटीला से काम लिया, इस तरह हमने सिलेशिया से काम लिया। फिर आपकी एक दवाई मैंने और लिखी है, पायरोजिनम, जो इन्फेक्शन की वजह से बुखार आते हैं। क्या खूबसूरत दवाई है, कोई भी इन्फेक्शन है। इवन हमने डिलीवरी के केसेस पे बाद, जब औरतें जिनको सेप्टिसीमिया हो जाता है, बुखार हो जाते हैं, हमें एक पायरोजिनम की डोज देते हैं। पायरोजिन कहते हैं उसको कि वो एजेंट जो बुखार पैदा करता है, बुखार के इंटरनल एक्सटर्नल पैरोजन कहते हैं उनको, जो हमने बुखार के लेक्चर में पूरा मैकेनिज्म बना दिया। तो पायरोजन लफ्ज़ भी वहाँ से आया है। पायरोजन का मतलब वो एजेंट जो बुखार पैदा करता है। ये बुखार को ठीक करती है, उस इन्फेक्शन को भी कम करती है जिस इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है। एक और दवाई लिखी है हमने, गन पाउडर। फौजी जो होते थे पुराने ज़माने के, कई जंग अजीम की भी बातें हैं, कई कि जिनको
कहते हैं सिफिलिस हो जाता था, सुजाक हो जाता था, कोई स्किन का खारिश हो जाती थी, इन्फेक्शन हो जाती थी। तो बल्कि एक जगह वो लिखता है काशीराम के बरतानिया के फ़ौजी जो है ना, इससे बड़े जो सिपाही हैं बड़े बखूबी वाक़े में रत्ती के 3 थैले की जाके गन पाउडर ख़रीदते थे बाज़ार, तो चुटकी भर सुबह दोपहर शाम लेते थे तो हर किस्म का इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। तो गन पाउडर बेसिकली बारूद है, इसमें नाइट्रेट है, इसमें सल्फ़र है और एक आध कोई और चीज़ है। तो जो इन्फेक्शन को ठीक करने की इसके अंदर सलाहियत पाई जाती है। जैसे हम मसूड़ों के इन्फेक्शन में, दांतों में, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। ये जो फोड़े फिंसियाँ होते हैं, हम गन पाउडर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ बड़ी दोस्ती है हेपर सल्फ की। हेपर सल्फ गाय हेपर सल्फ जो है वो अगर आप गन पाउडर के साथ देते हैं तो इसके फंक्शन को वो तेज़ करता है। और मैं अक्सर हम गन पाउडर के साथ हेपर सल्फ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बीच में मैं एक आध डोज देता हूँ। तो बहुत गन पाउडर हर किस्म के इन्फेक्शन को मारने की और बॉडी के अंदर सलाहियत पैदा करती है। एक और दवाई है जो यहाँ इसने लिखी, रेडियम ब्रोमेटम। रेडियम ब्रोमेटम जो है ये भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को मारने की सलाहियत पैदा करती है, वायरस बैक्टीरिया को मारने की। एक और दवाई है वो मुझे अभी याद नहीं है, वो भी आ जाएगी कि वो भी अभी आ जाएगी यार। फार्मालिन जो है वो भी आपके बॉडी के अंदर, जो आपको पता है फार्मालिन जो डेड बॉडी पे लगाई जाती है या ये जो मम्मीज़ वगैरह जिनको उन पे लगाई जाती है, ये बहुत हद तक इन्फेक्शन को बैक्टीरिया किलर है। तो बाय बगाए आप फार्मालिन दें, आप गन पाउडर दें, आप रेडियम दें। आपके पास अगर प्रॉपर नसोड नहीं मिल रहा आपको तो आप इन दवाइयों से भी काम ले सकते हैं। अब रेडियम बहुत अच्छा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन मारने की सलाहियत रखती है। गन पाउडर का भी यही काम है। और एक और दवाई है सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 बैक्टीरिया का उसने मेंशन किया हुआ है। ये बेसिकली स्किन की बहुत बड़ी दवाई है और जो चिल बैलेंस की वजह से गैंग्रीन हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड उसको ठीक करती है। आप अगर इसको डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। थूजा एक और दवाई है कॉन्चिलिनम। कॉन्चिलिनम बेसिकली सिपिया से बनी सिप है, सिप। पिछले दिनों में हम दोस्त सारे डिस्कस करते थे ऑस्टियोफाइट पे, बोन्स पर पे, जो यहाँ बल्कि बैठा हुआ है अपना अजीमी बैठा हुआ है और भी सारे दोस्त, तो उसमें भी कॉन्चिलिनम का जिक्र हुआ। तो मायरिस्टिका भी इन्फेक्शन की दवाई है, लेकिन मायरिस्टिका को मैंने देखा है कि वो उस पे बारे में तो ये लिखा है कि ये स्लेशिया की तरह काम करते हैं, लेकिन हमें मायरिस्टिका सिर्फ एक जगह में हमें रिज़ल्ट मिला है और वहाँ कभी वो फेल नहीं होती। ये जो इन्फेक्शन हैं जहाँ से नाखून शुरू होता है, इसकी जड़ का जो इन्फेक्शन है, ये हम 2 दिन में देते हैं, 2 दिन में ड्राई कर देता है। तो मायरिस्टिका बेसिकली उसको स्लेशिया से कंपेयर करता है, लेकिन बेसिकली मेरी 30-40 साल प्रैक्टिस में हमें जो सक्सेस मिली है उसकी यहाँ ही मिली है। तो कॉन्चिलिनम बेसिकली हड्डी को कमज़ोर कर देता है और अर्जी के जो सिरे हैं वो पक जाते हैं, एक तो पक जाते हैं और एक उनके अंदर ऑस्टियोफाइट कोने डेवलप करती है। तो जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है रेपेटी में, जो मर्फी की रेपेटी में है, उसमें कॉन्चिलिनम ब्लॉक लेटर की दवाई है, उसमें गन पाउडर ब्लॉक लेटर की दवाई है, उसमें कल्केरिया कार्ड ब्लॉक लेटर की दवाई है, उसमें ओरोमेट ब्लॉक लेटर की दवाई है, उसमें कल्केरिया फास्ट ब्लॉक लेटर की दवाई है, उसमें स्लेशिया ब्लॉक लेटर की दवाई। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का जब आप ट्रीटमेंट करना चाहें, मुझे तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो स्लेशिया पे बहुत रिलाई करता हूं। हम स्लेशिया पे बहुत रिलाई करते हैं और स्लेशिया से बेहतर दुनिया में कोई 3rd, 4th, 6th, 7th जनरेशन जो एंटीबायोटिक है ना, उससे कई गुना ज़्यादा काम करती है। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड बेसिकली ये भी इंजरी की दवाई है और कार्बोलिक एसिड मिसले ऐसी
ऐसी इसकी खुसूसियत है कि इसकी जो मॉडलिटी हमने पकड़ी हुई है वो ये है कि ये कोई भी स्मेल, चाहे वो ऑफेंसिव स्मेल है, चाहे वो अच्छी स्मेल है, चाहे वो परफ्यूम की स्मेल है, इसको बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास पिछले दिनों में एक बंदा आया उधर कहीं से दीर से, उसको पिछले 2-3 साल से खांसी है, 2-3 साल से खांसी है और वो मास्क के बगैर चल नहीं सकता। तो मैंने जब उससे पूछा तो कहता है जी मैं कोई परफ्यूम की स्मेल, कोई ठंडी हवा, कोई बदबू, मेरी फिर खांसी नहीं रुकती। हमने उसको दी ट्यूबरकुलोनियम और मेडोलिनम दी, कार्सिनोसन शुरू में लगाई और मैंने उसको कार्बोलिक एसिड लगाई। और पिछली दफ़ा मेरे पास आया कोई 15 दिन, कहते मैं आ गया 15 दिन बाद आ जाएगा, कहता मैं आ जाऊँगा। मैं आया तो मैं क्या, वो उसका वाला था सा, कहते इसको नहीं पहचाना आपने, ये वो मास्क वाला है। मैं कहा मास्क किधर है, कहता मास्क उतर गया है। अब कोई स्मेल मुझ पर असरअंदाज नहीं होती। इसका मतलब है सर अगर किसी तो कार्बोलिक एसिड क्या कमाल है। मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी की नोट है इसके अंदर खुदा ने, ये बेसिकली इंजरी की दवाई है, बोन की फ्रैक्चर की भी दवाई है आप अगर पढ़ें, लेकिन हमने इसका जो की नोट पकड़ा हुआ है वो स्मेल है। इसकी अनबियरेबल स्मेल आपको भी महसूस होगी, जिससे आ रही होगी उसके साथ बैठे को भी अनबियरेबल होगी। इतनी स्मेल, तेज़ स्मेल है और इस बंदे को बहुत तेज़ स्मेल चुभती है। तो कार्बोलिक एसिड जैसे लकोरिया ऑफेंसिव है, कोई भी उसकी बॉडी का डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव है, अनबियरेबल है। हालांकि एसिड नाइट्रिक है, एसिड बेंज है, लेकिन कार्बोलिक एसिड कमाल है। मैं कहता हूँ नशा आ जाता है जब आपके पास इस किस्म का मरीज़ आता है ना, आप खुश होकर दवाई देते हैं, अगली दफ़ा रिजल्ट आता है तो फिर आपको मज़ा आता है। होम्योपैथी बड़ी डिफरेंट एंगल से पकड़ने वाली चीज़ है, बहुत डिफरेंट एंगल से, बहुत खुदा की तरफ से ये बहुत इंसानों के लिए एक बड़ा नेमत है। मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है होम्योपैथी, जो इसको समझता है, जो इसको इस्तेमाल करना है। दुनिया में ऐसे लोग हमारे पास मरीज़ हैं जो कहते हैं हम मर जाएंगे तो हमने दूसरी दवाई नहीं खानी सिवाय होम्योपैथी। लोगों को यकीन है कि उससे ठीक होते हैं, यकीन नहीं है तो होम्योपैथ डॉक्टर को नहीं है। मैं सही बात करता हूँ, इसलिए कि उसका तजर्बा नहीं है, उसको डराया जाता है, उसको बेसिक साइंस पढ़ाई नहीं जाती, कसूर उसका भी नहीं है। वो कहते हैं लग गया तीर तो ना लगाते तुक्का, नहीं भाई, ये तीर ही तीर है। ये तो कंप्यूटराइज जैसे नहीं बम मारते मिसाइल कि इतने इंच पे मारना है, इतने इंच पे पहुंचेगा, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होती। ये अगर आप इसको परफेक्ट समझते हैं और परफेक्ट इसको, ये बिल्कुल कंप्यूटराइज साइंस है, बिल्कुल सही हिट करेगी। ये नहीं है कि हिट एंड ट्रायल वाली बात नहीं है। बेलस्पर्नस, ये भी इंजरी की बड़ी दवाइयों में इसका, फ्लोरिक एसिड इंजरी की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार है, फास्फोरिक एसिड इंजरी की बड़ी दवाइयों में और ऑस्टियोमाइलाइटिस की बड़ी। जहाँ फास्फोरस नहीं काम करेगी, ये याद रखें, वहाँ फास्फोरिक एसिड काम करेगी, जहाँ फास्फोरस नहीं काम। लेकिन टीबी बोन पे फास्फोरस का बड़ा रोल, जहाँ टीबी बोन के इन्फेक्शन आएंगे फास्फोरस डिलीट करेगी। ठीक है जी।